नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और इस साल भी बनेगा। ठीक है, कम क्वेश्चन बन सकता है या ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या तो फेज वन में नहीं तो फेज टू में। इकोनॉमिक सर्वे जो है पूरा इंडिया का इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट देता है आपको कि पिछले साल इंडिया की इकोनॉमी में हर एक सेक्टर में क्या क्या हुआ था। अब चूंकि जो है आप भी इकोनॉमिक सेक्टर में ही सबसे बड़े रेगुलेटर के पास काम करने वाले हो, तो आपको इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट मालूम होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था 2024 में कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना डेटा है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन बने थे। हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग को कवर करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी क्वेश्चन बनेगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर भी यहाँ से आप लिख सकोगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा यहाँ से बन सकता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया है, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया है और हर एक डेटा को यहाँ पर सिखाया है। ये सब कुछ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब कैसे याद होगा, मैं याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कैसे याद कराऊंगा, देखो ये जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है ये दो पार्ट में आएगा। ठीक है, पहला पार्ट में हम लोग चैप्टर 6 तक अच्छे से समझेंगे और चैप्टर 6 तक समराइज करेंगे, ताकि चैप्टर 6 तक आपको एकदम क्लियरिटी हो जाए। फिर दूसरा चैप्टर में, मतलब दूसरा वीडियो का पार्ट में, हम लोग चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक इसको वापस से हम लोग मतलब ये इसको डिटेल में समझेंगे और उसका समराइजेशन करेंगे। तो फिर दोनों का हम लोग समराइज कर लिए हैं, डिटेल में भी समझ लिए हैं, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ चुका होगा, ठहर चुका होगा। फिर तीसरा में हम समरी लेकर के आएंगे। ये तीसरा समरी में इकोनॉमिक सर्वे 1 घंटा के अंदर डन। उसमें क्या होगा, आपको ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा और वो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे हम लोग को लेकर चलना है। डेटा भी ज्यादा है, याद भी करना है। ठीक है, और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, आप बस बने रहो वीडियो तक। चलो, तो हम लोग ये जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। पिछले साल का जो भी डेटा होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आता है बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट। यानी जिस दिन बजट लाना होता है, बजट में क्या बात किया जाता है कि अगले साल हम लोग क्या क्या खर्चा करने वाले हैं, अगले साल कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा। तो उसको बताने से पहले हम लोग ये बता देते हैं कि पिछले साल हम लोग खर्चा कितना किए हैं, क्योंकि पिछले साल भी तो बजट आया था। तो पिछले साल जब बजट आया था तो क्या हम लोग कुछ खर्चा किए कि नहीं किए, तो उसके बारे में पहले हम लोग जानकारी देते हैं, फिर अगले साल का ये बजट लेकर के आते हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 1 साल मतलब 1 दिन पहले निकल के आता है। ठीक है, कौन रिलीज करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिलीज करता है। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही सब जगह से डेटा लेकर के आता है, पूरे इंडियन इकोनॉमी से डेटा लेकर के आता है और एक जगह में कंपाइल करता है और उसको बनाता है इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं सब जगह से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये तो हो गया। इसके अंदर है ना, अब चूंकि हमको बहुत सारा डेटा देना है, पूरा इंडियन इकोनॉमी का डेटा देना है, तो हम सीधा सीधी एक भाषा में नहीं बोल सकते। हमको अलग अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा और अलग अलग चैप्टर में समझाना पड़ेगा कि इस सेक्टर में क्या है, इस सेक्टर में क्या है, इस एक्सपेक्ट में इंडिया क्या कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या कर रहा है, कैपिटल सेक्टर में क्या कर रहा है। हमको हर एक एक्सपेक्ट बताना है, तो हमको चैप्टर वाइज बताना पड़ेगा। तो 13 चैप्टर्स यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बताए हैं, यानी कि इकोनॉमी का हालत क्या है ओवरऑल, क्योंकि सबके पास समय नहीं रहता है, तो वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पढ़ेगा, पहला चैप्टर पढ़ेगा। इसके बाद चैप्टर 2 मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है वो बताए हैं। तीसरा एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब हम लोग जो है वो ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड में हम लोग का एक्सटर्नल सेक्टर में किस तरह से सेल है, बाय बाय है, ये सब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। फिर चैप्टर 4 में आता है इन्फ्लेशन। फिर चैप्टर 5 में देखते हैं हम लोग मीडियम टर्म आउटलुक। ठीक है, कि हम लोग नियर फ्यूचर में कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसके बाद 6th चैप्टर में आता है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 6 तक हम लोग एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोग आज समझेंगे। इसके अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तीनों सेक्टर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग अगले पार्ट में क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद सोशल सेक्टर, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, और इसके बाद फिर लेबर इन एआई एरा। ठीक है, क्राइसिस और कैटलिस्ट, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 चार्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये खाली है, यहाँ पर मैं आपको जो भी बताऊंगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा आपको, समराइज भी मैं करा दूंगा आपको। ये जो चार्ट है ये समराइजेशन का पार्ट आप खुद से लिखोगे, यानी जो भी मैंने यहाँ पर बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप यहाँ पर अपने हाथों से लिखोगे।
ये आपका अपना नोट्स होगा, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो, बाकी समझाने का जिम्मेदारी मेरा है। और देखो, जब यहाँ पर मैंने बहुत सारा अंडरलाइन किया है, जो अंडरलाइन किया है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन वहां से बन सकता है, 90% चांस वहीं से है। बाकी जगह से चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन बनने का, लेकिन बन सकता है। तो एक ये समझ लो कि मान लो कि हम 5 क्वेश्चन पूछा है आरबीआई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 5 क्वेश्चन पूछा है, तो जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है ना, क्वेश्चन वहां से बनेगा, 4 क्वेश्चन बन सकता है वहां से। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कहीं और से भी, ठीक है, बाकी जगह से भी बन सकता है। तो बुद्धिमानी वाला काम तो यही होगा कि यार, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको तो रट के जाओ कम से कम, क्योंकि वहां से तो मार्क्स मिलेगा, 4 का 4 मार्क्स मिलेगा, और 1 मार्क्स नहीं मिलेगा तो सेक्रीफाइस कर देंगे, डोंट वरी, है ना, बात खत्म। तो इस तरीके से हम लोग आगे चीजों को लेकर चलेंगे, थोड़ा स्मार्ट होकर के चीजों को याद करेंगे, ठीक बा। चलो, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो इकोनॉमिक सर्वे का आपको नॉर्मल आइडिया हो गया कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, एक महीना, एक महीना, एक साल नहीं यार, एक दिन पहले रिलीज होता है। और कौन रिलीज करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है सुनाता है कि देखो भाई, पिछले साल हम लोग ये काम किए हैं, इस एस्पेक्ट में हम लोग ये काम किए हैं, ठीक है। तो इट इज अ फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिलीज 1 डे बिफोर बजट, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का हर एक एस्पेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, और फिर हर एक एस्पेक्ट का हम लोग डेटा भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बिना डेटा का ही हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। इन द सेम वे, जब आप एग्जामिनेशन में अपना आंसर राइटिंग करते हो, डेटा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार डेटा के माध्यम से ही चीजों को बता रहा है। डेटा नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या है, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक ये ऑथोरिटेटिव गाइड बन जाता है इंडियन इकोनॉमी का। चूंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी के साथ डेटा को लेकर के आ गए हैं, तो हम लोग को एक गाइड मिल गया है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी किस तरह से हम लोग का बिहेव कर रहा है, किस हालत में है, कितना आगे बढ़ सकता है, ये मालूम चल जाएगा। पॉलिसी पर्सपेक्टिव टू द यूनियन बजट, यूनियन बजट में हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या पॉलिसी रखना चाहिए, ये हम लोग का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बनाता कौन है इकोनॉमिक सर्वे को? इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो है किसके द्वारा ऑथर किया गया था? वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। चलो, ये तो नॉर्मल हो गया, बेसिक्स हो गया हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 1, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का हालत क्या है, ठीक है, ओवरऑल आइडिया क्या है, ये समझ लो। तो ग्लोबल लेवल पे क्या हाइलाइट्स है, इंडिया लेवल पे क्या हाइलाइट्स है, इसको समझते हैं। ग्लोबल लेवल पे हाइलाइट्स देखो, ग्लोबल लेवल में आईएमएफ ने कहा था कि 2024 से लेकर 2028 तक ग्रोथ 3.2% रहेगा। मतलब आईएमएफ का कहना था कि ग्लोबल लेवल पे ना 2024 से लेकर 2028 तक 3.2% का ग्रोथ होगा। मतलब कि 24, 25, 26, 27, 28, यानी ये 5 साल में 3.2% का ग्रोथ रहेगा। ये बात कब कहा गया था? 2024 में कहा गया था। लेकिन एक साल बाद ही 2024 में ही, मतलब कि एक साल में ही, ये वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3% ग्रो कर गया, ठीक है। मतलब 0.1% ज्यादा ग्रो किया है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि आईएमएफ जो है वो कितना परसेंटेज ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था फॉर 2024-2028, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में और सम पार्ट ऑफ एशिया में थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि सप्लाई चेन प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, और लोअर एक्सटर्नल डिमांड है, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, यूरोप में और एशिया में थोड़ा सा कम हो गया। देखो ये है स्विस कनाल की वजह से। देखो ये जो है ना ट्रेड रूट है, समझे, ये ट्रेड रूट है। अगर कोई भी सामान अगर आप भेजोगे ना, तो इसी रूट से वो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एशिया, ये एशिया है, ये यूरोप और एशिया है ना, यूरोप एशिया है, ठीक है, यूरेशिया आपको कह सकते हो। तो यूरोप एशिया में सामान कैसे जा रहा है, देखो इस रास्ते से जा रहा है। लेकिन क्या हुआ ना, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, झगड़ा झंझट हो रहा था यहाँ पर। तो क्या हुआ कि रूट कैसे चेंज करना पड़ा। अब ये रूट जो है वो बहुत बड़ा रूट है, ठीक है। तो आपका जो सामान है, रॉ मटेरियल, वो लेट से पहुंचेगा। रॉ मटेरियल अगर लेट से पहुंचेगा तो सप्लाई जल्दी नहीं मिला, सप्लाई चेन गड़बड़ हो गया, आपका सप्लाई चेन गड़बड़ हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, स्पीड कम हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लेट से मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग डिलीवरी भी लेट से कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गया, यूरोप में भी और सम पार्ट ऑफ एशिया के अंदर भी। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके कम हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो कोर इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन सर्विस इन्फ्लेशन अभी थोड़ा सा
बढ़ा हुआ ही है, ठीक है। चलो कॉन्फ्लिक्ट का बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जैसे कि रेड सी अटैक्स, रेड सी अटैक हो गया था, रीजनल टेंशन हो रहा है। रेड सी अटैक का मतलब कि यही, जो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर झगड़ा झंझट हो रहा है, ये रेड सी अटैक हो गया, ठीक है। इसकी वजह से हमारा सुइस कैनाल जो है वो ब्लॉक हो गया था। चलो ये भी हो गया। इसके बाद देखो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स जो है ना, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। इसमें बताता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में मतलब क्या स्थिति, कैसा है, स्थिति अच्छा है या स्थिति खराब है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है या जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं है। कैसे ये लोग ये इंडेक्स बनाता है, देखता है कि कितना जल्दी से जल्दी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लोग देखता है, और उस हिसाब से ये लोग चेक कर लेता है कि जियो पॉलिटिकल में क्या हालत है, जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या गड़बड़ है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या अनसर्टेनिटी है, तो अभी अनसर्टेनिटी है, इसीलिए इसका स्कोर देखो बढ़ गया है। चलो इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ट्रेड हो रहा है ठीक से होगा कि नहीं होगा इसका अनसर्टेनिटी है, तो इसका एक इंडेक्स बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसका भी स्कोर बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल ये मालूम चल रहा है कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो थोड़ा सा रुक गया है और उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा है। हालांकि इकोनॉमी हमारा बढ़ा है, 3.3% हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ा है, लेकिन कुछ एरियाज में सप्लाई चेन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है, ठीक है। और साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी हमारा इकोनॉमी और ग्रो कर सकता था, जो कि ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। हमारा इकोनॉमी मतलब ग्लोब का इकोनॉमी, पूरा दुनिया का इकोनॉमी। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल हाईलाइट्स। इंडिया हाईलाइट्स की बात करते हैं, तो समझते हैं इंडिया हाईलाइट्स, ठीक है। इंडिया का देखो क्या हाल है, ये जो भी डेटा यहाँ पर है ना, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो भी डेटा है, सारा ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कोई डेटा को आप छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो रियल जीडीपी का बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो रियल जीडीपी है वो 6.4% बढ़ेगा फाइनेंशियल 25 में, और 6.3 से लेकर 6.8% बढ़ेगा इन फाइनेंशियल 26। ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको गलती से भी गलती नहीं कर देना, इसको भूलने का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रो करने वाला है बाय 7.3%, ठीक है, ड्रिवन बाय रिबाउंड इन रूरल डिमांड। बोल रहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी लोग जो है खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा बढ़ने वाला है। कितना परसेंट से बढ़ेगा, 7.3% से बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रूरल डिमांड बढ़ रहा है। रूरल डिमांड बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है। हम लोग क्या समझे थे, अगर आप कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम करोगे तो आप एक्सपेंडिचर करोगे, और वो पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर जाएगा, और इकोनॉमी के अंदर जाएगा तो इकोनॉमी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट जाना है, राइट। चलो इसके बाद देखो सेक्टर परफॉर्मेंस, अलग अलग सेक्टर किस तरह से ग्रो करेगा। देखो बाकी सेक्टर तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी देखने वाले हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ओवरऑल देख लो ना कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा 3.8% से ग्रो करने वाला है फाइनेंशियल 25 में। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये 6.2% से ग्रो करने वाला है इन फाइनेंशियल 25, और सर्विस सेक्टर जो है ये 7.2% से ग्रो करने वाला है, ठीक है। इंडिया जो है परचेसिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, ये कौन सा बला है यार, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। देखो हम लोग यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि हम लोग का इकोनॉमी या किसी देश का भी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है, या करेगा या नहीं करेगा, नियर टाइम में क्या करने वाला है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग जो परचेसिंग मैनेजर है ना उसको पकड़ेंगे। हर एक कंपनी में कोई परचेसिंग मैनेजर होगा जो कि रॉ मटेरियल खरीदता होगा, जो नया ऑर्डर लेता होगा, ठीक है, या तो सप्लाई देता होगा, सामान रखता होगा, ठीक है। तो उन लोग से जाकर बात करेंगे। जो परचेसिंग मैनेजर है, जो कि मतलब परचेज करता है, नया ऑर्डर लेता है, ठीक है, कोई चीज प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करता है, उनसे पूछेंगे कि और भाई क्या बात है, तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो कि नहीं आजकल। तो बोलेगा हाँ अभी तो पूरा खरीद रहे हैं हम लोग, अभी पूरा अभी सेल होने वाला है ना, तो हम लोग रॉ मटेरियल पूरा खरीद रहे हैं। तब हम लोग समझ में अच्छा खरीद रहा है रॉ मटेरियल, इसका मतलब कि हमारा देश अभी ग्रो करने वाला है। फिर उसे पूछेंगे अच्छा तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं रोक दियो, नहीं 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 प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है, तो बोले नहीं नहीं अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी लेकर के आ रहे हैं। देखो अगर मान लो हमको जो है ना बहुत सामान बनाना है, तो हम नए नए आदमी लोग लेकर के आ रहे हैं और काम करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सप्लाई डिलीवरी, हम लोग डिलीवरी भी दे रहे हैं अभी, तो वो भी देखते हैं कि डिलीवरी कितना दे रहे हैं। इन्वेंट्री लेवल हम पूछेंगे जाकर के परचेसिंग मैनेजर से
कि कितना स्टॉक है तुम्हारे अभी कंपनी में, बोलेगा अभी स्टॉक बहुत भरा पड़ा है और अभी लगातार खाली हो रहा है। तो हम लोग को ये मालूम चल जाएगा कि इन्वेंट्री भी बहुत जल्दी खाली हो जा रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है, न्यू ऑर्डर भी आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है। ऐसे ही हम लोग हर एक सेक्टर में देख लेंगे तो मालूम चलेगा हर एक सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब हमारा इकोनॉमी चंगा सी, सब चंगा सी। ठीक है, ये मालूम चल जाता है। तो ये इंडेक्स हम लोग बनाते हैं, परचेसिंग मैनेजर का इंडेक्स बनाते हैं। सारा परचेसिंग मैनेजर से पूछ के हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका एक इंडेक्स बना देते हैं, उसको बोलते हैं परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसमें 5 कंपोनेंट है, ठीक है। पंच, क्या इसको बोल सकते हैं, पचेंडिक्स, पचेंडिक्स नहीं नहीं, पंच इंडेक्स, पचेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 इंडेक्स, 5 कंपोनेंट है। कौन कौन सा, न्यू ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई डिलीवरी, इन्वेंट्री लेवल्स। ठीक है, आप ना सिर्फ इसको ये समझ लो कि परचेसिंग मैनेजर हम, ये समझ लो आप। ठीक है, और अभी आरबीआई ग्रेड भी आ गया है। ठीक है, तो अभी धड़पड़ धड़पड़ मेरा अभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उतना बढ़ रहा है, बढ़ने दो यार। ठीक है, अब मान लो कि बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमसे आके पूछेंगे आप कि सर ये बताइए कि आपका क्या नया ऑर्डर है, नया ऑर्डर अच्छा आ रहा है, हाँ हाँ बहुत बहुत ऑर्डर आ रहा है, सब पैनिक किए हुए हैं, ऑर्डर आ रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन कैसा कर रहे हैं आप, हाँ यार अभी तो हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट, हाँ अभी टीम मेंबर में हम 2 टीम मेंबर को एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो यार एम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, सर्विस डिलीवरी कैसा हो रहा है आपका, हाँ सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छा हो रहा है, हम नया नया कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, वीडियोस बना रहे हैं, रात रात भर बैठ के वीडियो बना रहे हैं, 2:15 बजे वीडियो बना रहे हैं रात का। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल, मतलब स्टॉक क्या है, तो अगर मान लो बुक बेच रहे होते हैं, बहुत सारा बुक बन रहा है, इन्वेंट्री लेवल में बढ़ रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाता है। ये 5 क्वेश्चन पूछने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाता है, अच्छा आरबीआई ग्रेड नोटिफिकेशन आ गया है, इसीलिए सर आपका ऑर्डर बढ़ रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए आप रात में बैठ के काम कर रहे हैं, इसका मतलब नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आप ये 5 कंपोनेंट को देख करके ये पता कर लिए कि हमारा जो बिजनेस वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो पीएमआई इंडेक्स इंक्लूड्स 5 कंपोनेंट्स, याद रखिएगा, न्यू ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सप्लाई डिलीवरी, इन्वेंटरी लेवल, याद रखिएगा। ये जो पीएमआई इंडेक्स है, अगर ये 50 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, अगर 50 से कम होगा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर 50 ही है नो चेंज। ठीक है, अगर हम बोले कि 50-50 है यार, हम नया ऑर्डर जो है ना वो 50-50 है, प्रोडक्शन जो है वो 50-50 है, एम्प्लॉयमेंट 50-50 है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ जो चल रहा था वही चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि यार प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, 7 दिन में 1 दिन वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि ऑर्डर, कितना ऑर्डर आ रहा है, अरे यार 1 महीना में एक कोर्स बिक रहा है मेरा। एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट अभी अभी हम छुट्टी दे दिए हैं, तो आप समझ जाओगे भैंस की इसका 50% से भी कम है, इसका मतलब कि इसका भी बिजनेस चल नहीं रहा है, प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग है, ऑर्डर कम आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप, पीएमआई अगर 50 से कम है तो क्या होगा, 50 से ज्यादा है तो क्या होगा, 50 है तो क्या होगा। ठीक है, बहुत लोगों का ना एक डाउट होता है कि उनको कोई चीज याद नहीं रहता है। जानते हो, मैं आपको बताता हूँ याद कोई चीज क्यों रहता है और कैसे रहता है, इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। कोई भी चीज याद तब रहता है ना जब आप उसके साथ समय बिताए हुए हो। आपकी मम्मी आपको इसीलिए याद है, आप मम्मी को कभी भूलोगे नहीं। आप कभी बेहोश हो जाओगे ना, बेहोश करके उठोगे तो मम्मी मम्मी बोलोगे, मम्मी को आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मम्मी के साथ आपने मैक्सिमम समय बिताया है अपना। ठीक है, और आपने पापा के साथ थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम समय बिताया है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कम लगा होगा। मान लो कि जो वुमेन होती है वो अपने फादर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो उनके साथ ज्यादा लगाव होता है। कोई भी चीज तब आपको याद रहता है जब आप उसमें समय बिताए हैं, या फिर बार बार आप उस चीज को किए हैं। तो ये काम ये कर लो कि रीडिंग कर लो 4 बार, 10 बार रीडिंग कर लो, या फिर कोई चीज को आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा समय लगा कर पढ़ो। समय बहुत अच्छा चीज होता है, आप मेरे साथ में समय बिताए हैं इसीलिए आपको हम अच्छे लगते हैं। ठीक है, बस। और अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं तो आप हम अच्छे नहीं लग रहे होंगे आप। ठीक है, मेरा हेयर स्टाइल में अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, हम हैंडसम नहीं लग रहे होंगे, ऐसे हम है भी नहीं, ऐसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर है ऐसा, नहीं लगेगा क्योंकि आपने समय नहीं बिताया। ठीक है, चलो, तो समय बिताओ। ठीक है, जब भी आप, मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो आप देखोगे मैं एक चीज ना 4 बार बोलता हूँ, 5 बार बोलता हूँ, और समय लगाता हूँ, तो आप 5 बार एक चीज को सुनते हो तो आपको याद रहने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद देखो, इन्फ्लेशन का बात करते हैं अब। इन्फ्लेशन का बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है, सीपीआई जो है, वो कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.4% था, और अप्रैल टू दिसंबर मंथ में 4.9% हो गया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये लगातार 5 सालों में बढ़ा ही है, फाइनेंशियल 21 से लेकर 24 तक बढ़ा ही है, 21, 22, 23, 24, मतलब 4 सालों में। पिछले 4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा ही है, ईयर ऑन ईयर 8.2% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट शेयर होल्ड करता है इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट। सर्विसेज एक्सपोर्ट में इंडिया 7th नंबर पे है। ठीक है,
वो जाने जाना भूल मत जाना, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट शेयर रखता है इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। हमको वो वाला गाना याद आ गया, तूने, ठीक है, दिल के रकीब संग मेरे। अब देखो ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2024 तक नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट ये जो है 9.1% से बढ़ा है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी कि नॉर्मल एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, ये कहने का मतलब। तो देखो ग्लोबल वोलेटिलिटी के वजह से ये कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट कम होना चाहिए, इसके बावजूद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, इसका मतलब ये शो करता है हम लोग का कि हम लोग रेजिलियंट है, हम लोग स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है ना कि यार बस अनएम्प्लॉयमेंट के दिमाग में आता है। पीएलएफए जो है 23-24 के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% था 2017-18 में, जो कि 3.2% हो गया है 2023-24 में। फॉर्मल सेक्टर एक्सपेंडेड, फॉर्मल सेक्टर जो है हमारा एक्सपेंड कर गया है, इसके लिए बताया गया है कि जो नेट ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन है फाइनेंशियल 19 में वो 61 लाख था, जो कि बढ़ के हो गया 131 लाख, ठीक है। देखो आप बोलोगे कि यार एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, कम हो गया, खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़, ठीक है। आपको मन करेगा ना कि तक खोपड़ी तोड़, एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, कैसे कम हो गया। तो ठीक है यार, डेटा दे दिया गया है, ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। रिफॉर्म्स, कुछ कुछ रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, हम लोग कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम लोग डी रेगुलेशन करना चाहते हैं बहुत सारे सेक्टर में, स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है वहां पर डी रेगुलेशन करना चाहते हैं, यानी जितना हम लोग रेगुलेशन दिए हैं ना, रूल्स बना करके दिए हैं, उस रूल्स को कम करना चाहते हैं, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, लोग बिजनेस आसानी से कर पाए, अगर बिजनेस कर पाएंगे तो इकोनॉमी हमारा ग्रो करेगा, साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है वो भी कम हो पाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को झूठ का डेटा नहीं बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डेटा मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो चैलेंजेस क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी रिस्क है। ये तो देख लिए हम लोग ग्लोबल चैलेंज क्या है, समझे, तो यहाँ पर हम लोग ये स्लाइड को समझे, ठीक है। क्या बोला था, ग्लोबल हाईलाइट्स में बोला था कि आईएमएफ ने, देखो आईएमएफ ने क्या बोला था 2024 से लेकर 28 तक 3.3% का ग्रोथ होगा, लेकिन हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3% कर लिया, ठीक है। मतलब आईएमएफ ने कहा था 3.2% और हम लोग कर दिए 3.3%, ये 0.1% का ग्रो किए हैं, ठीक है। इस बार बोला कि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया है, क्योंकि सप्लाई चेन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वो जो स्विस कैनाल है ना, शॉर्टकट है ना स्विस कैनाल, वो स्विस कैनाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए हमारा शॉर्टकट बंद हो गया, तो शॉर्टकट बंद हो गया तो लॉन्ग कट में जाना पड़ा, और लॉन्ग कट में जाकर के हम लोग का बस कट गया, ठीक है। इसके बाद जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये अनसर्टेनिटी इंडेक्स आया है, और एक वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स आया है। तो वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, ये पूछ सकता है आपसे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। चल, इसके बाद इंडियन हाइलाइट्स में कहा गया जो रियल जीडीपी है 6.4% से ग्रो करने वाला है FY25 में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ये भी ग्रो कर रहा है, और ये ग्रो करेगा बाय 7.3%। सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी बढ़ने वाला है, एग्री सेक्टर 3.8% से ग्रो करेगा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% से ग्रो करेगा, और सर्विस सेक्टर 7.2% से ग्रो करेगा। पीएमआई यानी कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर भी इंडिया का स्कोर जो है वो 50 से अधिक है, यानी कि हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन होने वाला है, प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ऑर्डर बढ़ने वाला है, इंप्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। पीएमआई में हम लोग 5 कंपोनेंट देखते हैं, न्यू ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, इंप्लॉयमेंट, सप्लाई डिलीवरीज और इन्वेंट्री लेवल्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन का बात की कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम होने वाला है, और कम हुआ भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फाइनेंशियल 21 से लेकर के 24 तक हमारा रेगुलरली इंप्रूव हो रहा है कंटिन्यूसली, 8.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुआ है। एक्सटर्नल सेक्टर का बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर है मतलब। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड का बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% से घट करके हो गया 3.2%, ठीक है। 6% था 2017-18 में, और 3.2% हो गया है 2023-24 में। फॉर्मल सेक्टर इंप्रूव हुआ है, ग्रो किया है, क्यों, क्योंकि नेट ईपीओ सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा बढ़ा है। FY19 में 61 लाख था, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है FY24 में 131 लाख। रिफॉर्म्स हम लोग को करना पड़ेगा, यानी कि डी रेगुलेशन करेंगे, और चैलेंजेस भी हमारे पास है, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी रिस्क है, ठीक है। जैसे अभी यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया, ये क्या है, अपना पॉलिसी चेंज कर लिया ना ये, तो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी चेंज है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ठीक है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ठीक है, इसराइल हमास का वार चल रहा है, और भी बहुत सारा वार चल रहा है, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, ये है असली चैप्टर, अब हम लोग का मतलब का चैप्टर आ गया।
मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, द कार्ट एंड द हॉर्स। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हम लोग पूरा फाइनेंशियल सेक्टर को समझेंगे, पर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हालत हुआ है पिछले साल तक। जो भी यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर जो है पिछले 12 सालों में बेस्ट हालत में है। बेस्ट हालत में बोलो या फिर बेस्ट हेल्थ में बोलो, एक ही बात है। क्यों बेस्ट हेल्थ में है? सबसे बढ़िया एकदम फिट है बैंकिंग इंडस्ट्री। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लोअर एनपीए है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर है, सारे बैंकों के पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल है, स्थिति कितना भी खराब होगा तो मालिकों का पूंजी है तो वापस से बैंक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर रहे हैं, बैंक जो है वो एक्सपेंड भी कर रहा है। तो हम लोग सबसे बेस्ट हेल्थ में है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब आप बेस्ट हेल्थ में है और ग्रो कर रहा है बैंकिंग, तो क्या आरबीआई वैकेंसी नहीं लाएगा 2026 में 27 में? बताओ। ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको पिछले साल से। ठीक है, कि वैकेंसी भी अच्छा आएगा और रेगुलर आएगा। बैंक क्रेडिट का बात करते हैं। जो बैंक क्रेडिट है, इट इज ग्रोन एट ए स्टेडी रेट विद क्रेडिट ग्रोथ कन्वर्जिंग टुवर्ड्स डिपॉजिट ग्रोथ। कह रहा है कि देखो बैंक क्रेडिट यानी कि बैंक लोन देता है, वो लोन देने वाला चीज भी बढ़ रहा है, यानी लोन भी बढ़ रहा है, बैंक लोन भी बढ़ रहा है और साथ में डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, यानी बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और बैंक का लोन भी बढ़ रहा है। इससे यही मालूम चलता है कि बैंक का काम बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर 2 years इन अ रो क्रेडिट ग्रोथ इज फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, लगातार 2 सालों में क्या हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ है वो फास्टर ग्रो किया है देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 7% है और आपका क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 9% बढ़ रहा है। लगातार 2 साल इस टाइप का ही हुआ है, जहां पर क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम है। ठीक है, ऐसा है। तो क्या ये अच्छा है? तो एट सर्टेन पॉइंट ये अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं होगा। अगर मान लो कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो हो रहा है एकदम 50%, लोग एकदम क्रेडिट लिए जा रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ 10% है, जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा है। तो मतलब कि रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, सब पैसा लेकर के झूठ का कहीं पर लगा रहा है। तो जब झूठ का लगाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग बोगस एसेट में लगा रहा होगा अपना पैसा। बोगस एसेट जो है एक तरह कभी ना कभी जाकर के फूट जाएगा, ये जो बबल बनेगा वो बबल फूट जाएगा और फिर हमारा देश फिर वापस से क्राइसिस में फंस जाएगा, जैसे 2008 का क्राइसिस में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग का देखो नॉर्मली थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर बता दिया गया, थोड़ा क्लैरिटी दिया गया कि देखो क्रेडिट जीडीपी गैप जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में -10.3% था और अभी जो है फाइनेंशियल 25 में -0.3% है। मतलब कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो फास्टर है, लेकिन बहुत फास्टर नहीं है, हल्का फास्टर। तो हल्का फास्टर है तो आराम से बैंक पैसा दे सकता है विदाउट थिंकिंग कि बबल आएगा, फिर क्राइसिस आ जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। बैंक आराम से तुम क्रेडिट लो, क्रेडिट दो और पैसा कमाओ, छापो पैसा, पैसा ही पैसा होगा, 25 दिन में पैसा डबल कर दो। ठीक है, हालांकि जो 25 दिन में पैसा डबल करने का केस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। आई होप आपको ये मालूम था। प्रॉफिटेबिलिटी का बात करते हैं। बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि इसका ग्रॉस एनपीए कम हो गया और सीआरआर ज्यादा है, सीआरएआर ज्यादा है। ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है जिसमें मतलब प्रोविजन माइनस नहीं करते। ठीक है, एनपीए का मतलब तो वो हो गया कि जो ऐसा एसेट है जिसमें ना ही इंटरेस्ट आ रहा है ना ही प्रिंसिपल वापस से रिपे आ रहा है, रिपेमेंट आ रहा है, रिपेमेंट ही नहीं आ रहा है, ऐसा एसेट को बोलते हैं एनपीए। अगर उस एनपीए को देखते हुए हम लोग कोई प्रोविजन बना लेते हैं कि नहीं कुछ पैसा अलग से रख लेते हैं, एनपीए हो गया तो इसीलिए उसको बोलते हैं नेट एनपीए। लेकिन मान लो कि कुछ भी नहीं बना है प्रोविजन और टोटल टोटल लगा देख रहे हैं तो टोटल में एनपीए कितना है, तो वो हमारा कम हुआ है, टोटल एनपीए कम हुआ है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा है। मतलब कि बैंकों के पास ज्यादा कैपिटल है, मालिकों का ज्यादा पैसा है। अगर मालिकों को ज्यादा पैसा रहेगा ना, सिचुएशन कैसा भी हो, मालिक का पैसा रहेगा तो वो बैंक वापस से खड़ा हो जाएगा। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए जो है वो 2.6% है, बहुत कम है 2.6% ग्रॉस एनपीए, ये 12 ईयर का लो पे है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है ये आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनने का चांस बहुत ज्यादा बन गया है। ठीक है, और आप लिख भी सकते हैं कहीं पर भी, अगर मान लो को बोल दिया कि रेजिलियंसी ऑफ बैंकिंग सेक्टर, इस पे आप एक लिखो ऐसे, तो आप उसमें यहाँ पर डालोगे कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे जो ग्रॉस एनपीए है वो 12 ईयर का लो पे है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, साथ में बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ तो हो ही रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी हो रहा है, ये बोलोगे आप। कैपिटल भी भर भर के हमारा बैंकों के पास है, कैपिटल बफर, सीआरएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.7% है। रखना कितना है? रिक्वायरमेंट 9% था, आरबीआई बोला है कि सारा बैंकों को 9% का कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बैंक कितना रखा है? 16.7% रखा है।
सीईटी कैपिटल, देखो सीआर कैपिटल जो होता है ना, वो दो तरह का कैपिटल होता है, टीयर वन टीयर टू। ठीक है, कैपिटल जो होता है दो टीयर का होता है, एक टीयर वन होता है और टीयर टू होता है। ठीक है, ये टीयर वन कैपिटल है ना, ये टीयर वन कैपिटल के अंदर भी एक सीईटी का ऑप्शन आता है, सीईटी का कंपोनेंट आता है। ये सीईटी कम से कम 8% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज है, 8% है, मतलब 8% मीट हो रहा है, तो ये भी चलो ठीक है। सीईटी का मतलब हो गया कि ना और भी गहरा मालिकों का पैसा, वो सिर्फ मालिक का ही पैसा है एकदम, वैसा सीईटी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला है बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू जीडीपी रेशियो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितना क्रेडिट दे रहे हैं एज कम्पेयर टू जीडीपी, मतलब इसको क्रेडिट जीडीपी रेशियो आप समझ लो, ये समझ लो क्रेडिट अपॉन जीडीपी, जीडीपी, ये चीज लिखा हुआ है। तो सर ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, बहुत पूछ पूछ, बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू जीडीपी रेशियो, सीधा यहाँ पर इसको काट करके जीडीपी नहीं लिख दें, क्रेडिट नहीं लिख दें, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो हो जाएगा। देखो बैंक जो है ना, बैंक जो है आप लोग को लोन देता है, हम लोग को लोन देता है, लेकिन बैंक जो है दूसरा बैंक को भी लोन देता है। ठीक है, तो अगर हम बोल देंगे क्रेडिट जीडीपी रेशियो, तो क्रेडिट में तो सब कुछ क्रेडिट आ जाएगा, बैंक दूसरा बैंक को जो पैसा दे रहा है, बैंक दूसरा एनबीएफसी को जो पैसा दे रहा है, तो ये सब भी तो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये सब हम लोग को थोड़ी देखना है, हम लोग को ये देखना है कि बैंक जो है वो कंपनी को कितना पैसा दे रहा है, हाउस होल्ड को कितना पैसा दे रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू जीडीपी रेशियो ये कैसा है। ठीक है, कैसा है ये देखते हैं, चंगासी की नहीं चंगासी। ठीक है, चंगासी की नंगासी। तो इंडिया जो है वो एडवांस इकोनॉमी से अभी कम क्रेडिट देता है, मतलब एडवांस इकोनॉमी अभी जो है ना अपना कंपनीज को, अपना लोगों को भर भर के लोन दे रहा है, जैसे कि यूके यूएस जापान ये लोग एडवांस इकोनॉमी है, ये लोग लोन दे रहा है। इंडिया अभी उससे कम लोन दे रहा है। इमर्जिंग मार्केट से भी अभी इंडिया कम ही लोन दे रहा है, जैसे कि चाइना ब्राजील, ये लोग भी अभी बहुत लोन बांट रहा है अपना हाउस होल्ड को। ठीक है, और अपना कंपनीज को, लेकिन इंडिया वाला अभी भी इनसे पीछे है। कुछ पियर्स है उन्हीं से सिर्फ आगे है इंडिया, जैसे कि इंडोनेशिया मैक्सिको, इन लोग से ही सिर्फ आगे है। ठीक, यानी कि इसका मतलब कि स्कोप है अभी, जब बैंक का क्रेडिट हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, इसका स्कोप है अभी और लोन दे सकते हैं हम लोग, और लोन देंगे तो हमारा सेक्टर खराब नहीं होगा, हमारा सेक्टर और बढ़ेगा ही आगे, ये कहने का मतलब है। इसके बाद अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या कहा गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कहा गया है कि जो आरबीआई का एफआई इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, वो मार्च 2021 में 53.9% था, जो कि बढ़ करके हो गया 64.2%, 64.2 बाय मार्च 2024। ठीक है, आरआरबी का जो ब्रांचेस है वो भी बढ़ गया है, और वो भी एरा गैरा नहीं, सब्सटेंशियली अमाउंट में बढ़ा है। 2006 में 14,494 था, जो कि 2023 में 21,856 हो गया है। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आरआरबी का जो नंबर है वो बढ़ा है। तो ये हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर। चलो, इतना आपको क्लैरिटी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए काम भी कर रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया भी होगा, और नहीं काम कर रहे हैं तो काम करेंगे, तो आपको आइडिया होना भी चाहिए, है ना। चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलो, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट को देखते हैं। तो जो सभी वाले बच्चे हैं वो कैपिटल मार्केट देखेंगे, मतलब सभी देखेगा कैपिटल, सेबी वाला क्या, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आरबीआई, आरबीआई सबका बाप है। चलो, इंडियाज स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म अदर इमर्जिंग मार्केट्स, दूसरे देशों का जो स्टॉक मार्केट है वहां से ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट। ये जो कोविड आया था ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना स्टॉक मार्केट में आ गए, बहुत सारे लोग। मेरे चाचू जो हैं, मेरे चाचू अभी ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरे चाचू का पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था, ये मतलब कॉमर्शियल कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर वो यूट्यूब से सीख सीख करके सेमिनार अटेंड करते करते फिर अभी अच्छा अच्छा ट्रेडर बन गए हैं, वो अच्छा ट्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो स्टॉक मार्केट है ना वो आउट परफॉर्म कर गया है इमर्जिंग मार्केट से। 11.1 एलसी यानी 11.1 लाख करोड़ रुपया उठाया गया है फ्रॉम प्राइमरी मार्केट ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2024। ठीक है, यानी प्राइवेट मार्केट से, प्राइमरी मार्केट से इक्विटी और डेट के माध्यम से जो कंपनीज पैसा उठाती हैं, तो उठाया है, कितना उठाया है, 11.1 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, जो कि 5% ज्यादा है लास्ट ईयर में। डीमेट अकाउंट जो है वो बढ़ा है, 33% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, 18.5 करोड़ इन दिसंबर 2024, इतना डीमेट अकाउंट खुला है, बताओ। डीमेट अकाउंट क्या होता है बताओ, डीमेटलाइज अकाउंट, जिस अकाउंट के माध्यम से आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, डेट डेट इक्विटी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, आईपीओ जो है वो 196 था अप्रैल टू दिसंबर 2023 में, और एट द सेम
टाइम स्पैन अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 259 हो गया। ठीक है, इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, यानी कि मान लो कि जीडीपी का कितना परसेंटेज आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। देखो रेशियो हमेशा जानते हो क्या निकलता है, ये जो टू बोलते हैं ना, टू टू का मतलब होता है बाय। ठीक है, तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो बोला ना, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन जीडीपी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। जहां पर वो टू टू बोला है तो यहाँ पर कहीं टू बोला था ना, मान लो कि मैं अभी बोलूँ डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो तो क्या हो जाएगा, डेट बाई इक्विटी हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो ये कितना है, 1.136% है, मतलब कि जीडीपी का 136% है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जितना भी कंपनी है उसका शेयर्स को ले लो और उसका नंबर ऑफ, नहीं मतलब उसका जो मार्केट प्राइस है उसमें जोड़ दो, तो ये तुमको मालूम चलेगा कि पूरा स्टॉक मार्केट का मार्केट में वैल्यू कितना है। तो अभी कितना है, दिसंबर 2024 में देखा गया 136% है, और चाइना में सिर्फ 65% है, ब्राजील में सिर्फ 37% है, जो कि हमारा मोस्ट इमर्जिंग मार्केट है। ठीक, वहां से भी ज्यादा हम लोग का ग्रोथ है, तो भाई हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक, इंश्योरेंस सेक्टर का बात करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में टोटल प्रीमियम जो है वो 7.7% से बढ़ा है फाइनेंशियल 24 में। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का बात करते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है पहले ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या डेटा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि आपका देश में कितना परसेंटेज जीडीपी का खर्चा किया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर, इंश्योरेंस के लिए कितना परसेंटेज जीडीपी का खर्चा होता है। तो फाइनेंशियल 23 में 4% हम लोग खर्चा करते थे इंश्योरेंस प्रीमियम में, और फाइनेंशियल 24 में 3.7% खर्चा करने लगे हम लोग इंश्योरेंस के अंदर। तो जो है ये कम हुआ है, हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग खर्चा करते हैं ये कम हो गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल एवरेज तो 7% है, ये तो और खराब बात हो गया। ग्लोबली जो है वो 7% हम लोग इंश्योरेंस पे खर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में देखो और कम कर दिए खर्चा, 4% से कम करके हम लोग 3.7% खर्चा कर दिए हैं। इसका मतलब कि हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो स्टिल अंडर डेवलप्ड है। अभी जो है ना 3 बज रहा है, 3 बज रहा है सुबह का। ठीक है, और मेरी मम्मी अपने रूम से आई थी हमको देखने के लिए, तो उधर से ऐसे करके देख रही थी और मुझे डर लग रहा था। अभी गई है वापस, सुन ना रही है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं पेंशन में। पेंशन में क्या है, देखो पेंशन में सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। सितंबर 2024 में 780 लाख था, बोलो 786 हो जाता मजा आ जाता है, खिलाड़ी भैया हो जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर जो है 783.4 लाख है, और जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 16% का, और सितंबर 2023 में सिर्फ था 675 लाख। ठीक है, तो मतलब 16% का इंक्रीज हुआ है, और हुआ कितना है बस ये याद रखो, 786 के करीब करीब हो गया है सब्सक्राइबर्स पेंशन सेक्टर के अंदर। मर्सर सीएफए ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो स्कोर है वो कम हो गया है। 2023 में इसका स्कोर था 45.9, और 2024 में इसका स्कोर हो गया है 44। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं हम लोग एफिकेसी ऑफ आईबीसी। ये एफिकेसी ऑफ आईबीसी का मतलब क्या है, देखो आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या होता है ना कि मतलब कोई मान लो दिवालिया हो गया है, दिवालिया करने वाला कौन है, यही है, ये लॉ है आईबीसी। ठीक है, मान लो कि हम एक आर्यन ग्रेडबी नाम का एक कंपनी बनाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हम इसका ऐसे में हमको अपना कंपनी डुबाना पड़ेगा, नहीं नहीं हम किस दूसरे का पकड़ते हैं। ठीक है, किसका पकड़े, नहीं फिर गाली वाली देने लगेगा हमको। मान लो कि हम पकड़ते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो मस्त अपना काम कर रहा था, अचानक से क्या हुआ कि इसको बहुत लॉसेस होने लगा, और वो जो है बेचारा दिवालिया हो गया, अनिल अंबानी के जैसा। तो अनिल अंबानी के जैसा वो दिवालिया हो गया, कंपनी जो है वो डूब गया। तो कंपनी जब डूबता है, जब बंद होता है, उसको बोलता है लिक्विडेशन, कंपनी डूबने वाला है। तो क्या करते हैं, कंपनी का जो भी एसेट होता है या तो उसको बेच देंगे, और एसेट से जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स को दे देंगे, क्रेडिटर्स को दे देंगे पैसा। ठीक है, यानी जो पैसा पाता होगा उसको दे देंगे। एक काम ये कर सकते हैं, सारा एसेट निकालो, सारा एसेट को बेच दो, सारा एसेट को बेच दो, जितना पैसा रिकवर होगा वो वापस दे दो, ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या काम कर सकते हैं कि जो कंपनी डूब रहा है ना, किसी अच्छा आदमी को दे दो, अच्छा कंपनी को दे दो, जो कंपनी उसी कंपनी को फिर आगे डेवलप कराएगा। तो मान लो कि वही कंपनी को आगे डेवलप करा दिया, तो जो कंपनी डूब रहा था वो कंपनी डेवलप हो जाएगा, और वो कंपनी का डेवलप हो गया तो उसका जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कि मालिक है, उसका पैसा आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी फायदा हो गया, और जो क्रेडिटर्स है उसका उसका पैसा भी मिल गया, कंपनी ग्रो किया।
तो कंपनी को बंद करने से अच्छा है कि कंपनी को किसी अच्छे हाथों में दे दो ताकि कंपनी ग्रो कर पाए। ठीक है, तो वही यहाँ पर आईबीसी कर रहा है। ठीक है, आईबीसी ने 3.6 लाख करोड़ रुपया रियलाइज कर लिया है वाया 1068 रेजोल्यूशन प्लान। आईबीसी के वजह से हम लोग 161% ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू रिकवर कर पाए हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि अगर हम लोग सीधा सीधे बेच देते ना तो सिर्फ मान लो 100 रुपया मिलता है, लेकिन आईबीसी क्या किया, अच्छे हाथों में बेचा है कंपनी को, अच्छे हाथों में कंपनी को सौंप दिया है। तो उससे वजह से क्या हुआ, 161% हम लोग कर लिए अपना रियलाइज। ठीक है, ये अच्छा काम किया। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो हमारा आईबीसी है, यानी जो हमारा लॉ है, रूल है, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, फायदेमंद तरीके से काम कर रहा है ना, ये आपको क्लियरिटी मिला। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को एक अर्ली वार्निंग भी दिया गया है। बोला गया है कि देखो दोस्त, एक काम करो ना, इंडिया को ना फाइनेंशियलाइजेशन से बचना पड़ेगा। ठीक है, एक फाइन बैलेंस बनाना पड़ेगा इंडिया को बिटवीन फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियलाइजेशन। यहाँ पर हम लोग देखें ना कि हम लोग जो है, हमारा बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम लोग कैपिटल सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, पेंशन सेक्टर थोड़ा सा कम ग्रो किया है, और हम लोग मतलब कि ग्रो कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ को हम लोग इंजॉय करो, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर ग्रोथ नहीं हो जाना चाहिए, फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बस इसको देखना, इंडिया शुड स्ट्राइव टू मेंटेन ए फाइन बैलेंस बिटवीन फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियलाइजेशन। मतलब कि देखो क्या होता है ना, फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब समझो आप, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका फाइनेंशियल मार्केट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फाइनेंशियल लोन बिक रहा होता है, आपका इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपका फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि लोग लोन ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रियल इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप लोन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, बबल बन जाएगा, बबल फूट जाएगा, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में हुआ था 2008 में। तो फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब होता है कि रियल इकोनॉमी जैसे बढ़ रहा है ना, ठीक है, उससे एक कदम आगे बढ़ रहा है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तो इतना तो ठीक है, लेकिन जब बहुत बढ़ जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो है ना, बाकी जो हमारा एडवांस इकोनॉमीज है, एडवांस इकोनॉमीज, यहाँ पर भी क्रेडिट ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, लेकिन बहुत नहीं बढ़ा है, तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि मैनेज करना पड़ेगा, फाइनेंशियलाइजेशन करो लेकिन ओवर नहीं कर दो। ठीक है, मेंटेन करके चलो। डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन शेपिंग पॉलिसीज एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स इज नोन एज फाइनेंशियलाइजेशन। ठीक है, चलिए, हो गया हमारा ये चैप्टर 2 हो गया। एक बार समराइज करें चैप्टर 2। चैप्टर 2 को हम लोग क्या देखें इसके अंदर, कि बैंक का अच्छा हालत चल रहा है, बैंक का हेल्थ जो है वो बेस्ट है इन लास्ट 12 ईयर्स। 12 साल में सबसे बेस्ट अभी ही है बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि एनपीए इसका कम है, कैपिटल इसका स्ट्रांग है, कैपिटल बफर बहुत अच्छा है, रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बेटर है। ठीक है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। एसेट क्वालिटी में जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.6% है सितंबर 2024 में, जो कि 12 ईयर का लो पे है। कैपिटल बफर में बात किया जाए तो जो सीआरएआर है वो 16.7% है, रिक्वायरमेंट है 9% का, लेकिन है 16.7%। बैंक जो है वो कैसा क्रेडिट दे रहा है, जीडीपी के हिसाब से। तो इंडिया जो है अभी फिलहाल अपने जो फ्यू पीयर्स है उनसे ज़्यादा दे रहा है क्रेडिट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इनसे ज़्यादा दे रहा है। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज है जैसे कि यूके, यूएस, जापान, इनसे कम दे रहा है क्रेडिट, और चाइना और ब्राज़ील जो है इससे भी कम दे रहा है क्रेडिट। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर आरआरबी का जो नंबर है ये भी बढ़ा है। 2006 में हमारा आरआरबी 14,400 के करीब था, जो कि अब 2023 में बढ़ करके हो गया है 21,800 के करीब। कैपिटल मार्केट भी हमारा ग्रो किया है। हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जीडीपी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 136% है दिसंबर 2024 में। चाइना में 65% है, और ब्राजील में 37% है सिर्फ। इंश्योरेंस सेक्टर का बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो हमारा कम हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 4% था, जो कि फाइनेंशियल 24 में 3.7% हो गया। ग्लोबली एवरेज जो है वो 7% है। पैसन सेक्टर की बात करें तो पैसन सेक्टर में हमारा जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ा है, 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो अभी कितने सब्सक्राइबर्स है पैसन सेक्टर के अंदर, 783.4 लाख। आईबीसी का एफिकेसी भी बहुत अच्छा है, आईबीसी जो है अभी 161% ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू रिकवर कर लिया है। ठीक है, और 86.1% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकवर कर लिया है। वे फॉरवर्ड है हमारा
कि हम लोग फाइनेंशियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को हम लोग बैलेंस करके चले, ठीक है, कि हमारा रियल डेवलपमेंट भी हो सके और फाइनेंशियलाइजेशन भी हो सके। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चलो चैप्टर 3 और 4 एक ही चार्ट में है, मजा आएगा, छोटा छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 3 है एक्सटर्नल सेक्टर। हमारा देश जो है एक्सटर्नली किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या सीन है, क्या सीन है। आपको मोदी का वो वाला डायलॉग याद है, क्या सीन है, हाँ हाँ क्या सीन, मजा आ जाता है वो। देखना अभी आप जाकर देखना, ठीक है। ऐसा देखते हैं ये, चालू करो, ये लेते हैं। ट्रेड का बात करते हैं, ट्रेड में क्या है, एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट क्या है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट क्या है, ओवरऑल एक्सपोर्ट का मतलब कि गुड्स प्लस सर्विसेज, इसका एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 6.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ठीक है, इन अप्रैल दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल 25, ठीक है, तो 6.6% का ग्रोथ है एक्सपोर्ट के अंदर। अभी एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ कितना है, हम लोग देख देख के आए हैं, ये 6.6 के करीब करीब था, बताओ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। अब सर्विस एक्सपोर्ट की बात करते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट जो है ना हमारा ग्रो कर रहा है ना, इसीलिए हम तो सर्विस एक्सपोर्ट को और दिखाते हैं। ये कितना है, 11.6% इन सेम मार्क सेम पीरियड, इसी पीरियड में अप्रैल से लेकर दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल 25 में 11.6% है सर्विस एक्सपोर्ट, और सर्विस में गुड्स का एक्सपोर्ट 6.6% है, ठीक है। मतलब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 11.6% से बढ़ा है, मतलब इतना ग्रो किया है, इतना परसेंट से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट्स का बात करते हैं। इंपोर्ट जो है वो 682.2 बिलियन डॉलर है, जो कि 6.9% से ग्रो किया है। तो एक्सपोर्ट भी मालूम चल गया, इंपोर्ट भी मालूम चल गया, सब ग्रो कर रहा है। इंपोर्ट हमारा ज़्यादा ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के मुकाबले कम तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखते हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर, ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट के अंदर कितना शेयर है। 10.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है हमारा टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जाता है। इस सेक्टर के अंदर, मतलब ये जो सेगमेंट है टेलीकॉम, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एज पर यूएनसी टीएडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना है यार, ठीक है। देखो, एक तो हम लोग क्या कॉलिंग फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, तो इसको बीपीओ बोलते हैं ना, इसको कॉलिंग फैसिलिटी देते हैं, और ये आईटी सर्विसेज का फैसिलिटी देते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का फैसिलिटी देते हैं। इसीलिए ग्लोबल एक्सपोर्ट में 10.2% हमारा शेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात करते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.2% ऑफ जीडीपी है, ये कम है, बहुत कम है। ये कम क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है हाई सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, देख ही पा रहे हैं, सर्विस हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, साथ में हाई रेमिटेंस है, हम लोग को पैसा भी ज़्यादा मिलता है, मतलब बाहर देश से हम लोग को पैसा ज़्यादा मिलता है, बाहर बाहर देश में हमारे लोग काम करके गए हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं। इसके बाद कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट का बात करते हैं। मोस्टली ये सरप्लस में रहता है। तो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 23 से लेकर के क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल 25, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो रहा है एफडीआई का, एफपीआई का और एक्सटर्नल लोन्स का, ठीक है। चलो इसका एफडीआई का बात करते हैं। तो एफडीआई ग्रो किया है कि नहीं किया, ये बताओ। तो ग्रॉस एफडीआई जो ग्रोथ है वो है +17.9%, कितना ज्यादा है, करीब करीब 18% एफडीआई ग्रो किया है हमारा, ठीक है। आई होप आपको एफडीआई के बारे में मालूम है कि क्या होता है। तो देखो अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 में 47.2 बिलियन डॉलर्स हम लोग का एफडीआई आया था, और उसी पीरियड में अगले साल 2025 में 55.6 बिलियन डॉलर आया है। तो एक्चुअली में अच्छा ग्रोथ हुआ है। याद रखिएगा कि अप्रैल टू नवंबर 2025 में यूएसडी कितना पूछा गया, मतलब यूएसडी कितना आया है हमारे देश के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म इनफ्लो अप्रैल 2000 से लेकर के सितंबर 2024 तक 1 यूएसडी ट्रिलियन पार कर गया है, मतलब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पार कर गया है 24 सालों में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मैं टेस्ट दूंगा ना तो इस क्वेश्चन को जरूर रखूंगा, ठीक है। अगर आ गया रहता तो ये क्वेश्चन में जरूर पूछता, फेज 1 में ही पूछता, फेज 2 में नहीं पूछता, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का बात करता हूँ। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि कितना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है। तो 640.3 बिलियन यूएस डॉलर्स आपके पास है एज ऑन दिसंबर 2024। तो ये जो रुपया आपके पास है रखा हुआ फॉरेन रुपया, जिस पैसा को आप यूज करके कोई भी सामान दूसरे देश से खरीद सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे आपके जेब में कितना पैसा है, कितना रोकड़ा है, ठीक है। तो जैसे
आपके देश में अगर आपके पास इस देश में खर्च करना है तो आपके पास रुपया होना चाहिए। इस दुनिया में अगर आपको खर्च करना है तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ा पॉइंट आता है यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर्स है कि नहीं है, कितना है हमारे पास, 640.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, इस जितना पैसा है ना हम लोग का, इसमें हम लोग 10.9 मंथ्स का इंपोर्ट कवर कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो 11 मंथ का करीब करीब हम लोग इंपोर्ट कर पाएंगे, दूसरे देश से खरीद पाएंगे सामान। ठीक है, और हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। ये जो है 90% ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट को कवर करता है। ठीक है, मान लो कि ये जो है ना हमारे पास जितना एक्सटर्नल, जितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 640 बिलियन, तो ये 640 बिलियन है, ये हमारा 90% डेट को चुकता करने में काम कर सकता है। मतलब अगर मान लो जितना भी हमारे पास कर्जा है, वो सारा कर्जा को अगर हम चुकता करने के लिए बैठ जाए अपना फॉरेक्स रिजर्व से, तो 90% हम लोग कर देंगे। ये फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, सिर्फ डॉलर आता है कि नहीं, डॉलर नहीं आता, सिर्फ एचडीआर आता है। ठीक है, आरटीपी आता है, अ, इसके बाद गोल्ड आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स आता है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा फॉरेक्स रिजर्व। इसके बाद देखो एक्सटर्नल डेट, हम लोगों ने लोन कितना लिया है, इंडिया है कितना लोन लिया है। तो इंडिया का जो लोन है वो अभी स्टेबल है। जो हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है, मतलब जितना, कितना परसेंटेज जीडीपी, कितना परसेंटेज कि जीडीपी का कितना परसेंटेज हमारा एक्सटर्नल लोन है, तो 19.4% है। यानी कि अगर मान लो कि हम लोग 100 रुपया का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोग 20 रुपया का लोन लिए हुए हैं, ऐसा बात है। तो ठीक है, अभी जो है स्टेबल है, एक्सटर्नल डेट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। ठीक, दो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कितना महीना का इंपोर्ट आप कवर कर सकते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व से, 10.9 मंथ का। एक्चुअली ये क्वेश्चन बना भी है, पिछले पिछले साल ही बना था शायद। तो ये हो गया आपका। चलो, अब ये हो गया हमरा हमरा और आपका हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन का। ठीक है, आपको कौन कौन सा भाषा आता है ये हमको बताइएगा। हमको जो है ना हमरा जो हमरा खोटा भाषा आए छे, तो इसीलिए हमें बता दे छियो। ठीक है, सब आसान छे, टेंशन नहीं हो तो, थोड़ा टेंशन नहीं हो तो सब कुछ ठीक हो जाते। ये है खोटा, झारखंड में चलता है। ठीक है, नहीं झारखंड में एक संथाली भी चलता है, वो हमको नहीं आता। और আমি একটা পারা বেঙ্গলি भी জানি, কিন্তু আমি পড়াতে পারবো না তোমাকে। ठीक है, तो इतना बंगाली भी आता है। एंड आई नो सम अमाउंट ऑफ इंग्लिश आई नो। ठीक है, तो माई इंग्लिश इज लाइक कपिल शर्माज इंग्लिश, सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश भी झाड़ दिया। चलिए, और कुछ आता है मुझे। हाँ, मुझे हिंदी हिंदी आती है, टेढ़ा मेढ़ा हिंदी भी आती है। कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, इससे इससे अधिक क्या चाहिए। चलिए, और पाइथन सीख रहा था एक बार। ठीक है, फिर सपना में पाइथन आने लगा तो छोड़ दिया। तो ये सब लैंग्वेज में जानता हूँ। आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो। ठीक है, इन्फ्लेशन का बात करते हैं। सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई रैन खाए जाते हैं। ठीक है, ये गाना सुने हैं? ग्लोबल ट्रेंड क्या कहता है, इंडिया ट्रेंड क्या कहता है। ग्लोबली ये कह रहा है कि हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है ना, वो कम हुआ है, 5.7% हो गया है। एज पर आईएमएफ, ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.7% हो गया है बाय 2024, फ्रॉम इट्स पीक ऑफ 8.7% इन 2022। यानी 2022 में 8.7% था हमारा इन्फ्लेशन, जो कि घट के हो गया है 5.7% 2024 में। कोर इन्फ्लेशन जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट में चला गया है इन डिकेड, यानी 10 सालों में जो कोर इन्फ्लेशन है वो कम हो गया। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो, कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहां पर हम लोग फूड का प्राइस को और फ्यूल का प्राइसेस को कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम लोग इसको अपना अपना बेटा नहीं मानते हैं, क्यों नहीं करते हैं इसको। फूड और फ्यूल जो है ये बहुत बदमाश बच्चा है, समझे। ये कभी शांत रहता है, कभी हल्ला करने लगता है, कभी इसका दाम कम हो जाता है, कभी दाम बढ़ जाता है, बहुत वोलेटिलिटी है इसके अंदर। इसके लिए हम लोग फूड और फ्यूल को हटा करके देखते हैं कि अब कोर इन्फ्लेशन कितना है ना। चलो, फ्यूल और फूड जो है कोर इन्फ्लेशन के अंदर दूध भात है। ठीक है, बचपन में हम लोग बोलते थे जिसका कोई वैल्यू नहीं होता था, उसको बोलते थे दूध भात जाओ, दूध भात है, तुम दूध भात खेलो। ये हो गया हमारा ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल ट्रेंड में क्या बोला गया कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो गया। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सीपीआई, यानी कि आपको और हमको महंगाई कितना फेस करना पड़ता है, उसको बोलता हूँ रिटेल इन्फ्लेशन।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है ये कम हुआ है, 5.44% था 2024 में और 4.9% हो गया है 2025 में। ठीक है, अप्रैल टू दिसंबर मंथ का बात कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन कोर इन्फ्लेशन बाय 0.9% बिटवीन फाइनेंशियल 24 एंड 25। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, कम हुआ है। फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ओवर 2 years, over the last 2 years, India's food inflation rate has remained firm because of extreme weather conditions. फूड इन्फ्लेशन जो है ना वो हमारा ज़्यादा ही रहा है, कम नहीं हुआ है। कारण क्या? क्योंकि देखो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है, हैवी रेन्स हो रहा है, हेल स्टॉर्म आ रहा है, ड्रॉट हो रहा है, अभी देखो बाढ़ हो रहा है, हर जगह बाढ़ हो रहा है, फसल इतना खराब हो गया है, पंजाब में जो हो रहा है अभी। ठीक है, पंजाब का वो सीन देख करके तो मेरा एकदम झकझोर दे रहा है, दिल तोड़ दे रहा है। ठीक है, हालाँकि हम लोग को सीखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को डाइवर्सिटी में भी यूनिटी रखना चाहिए। ठीक है, मैं बार-बार बोलता हूँ ये भारत हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं रह सकता है डाइवर्सिटी के अंदर। हमें अपना ये जो यूनिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। अब आई लव माय इंडिया एंड यू हैव टू लव योर इंडिया। ठीक है, चलो कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स का बात करते हैं कि अगर कंज्यूमर को फूड को लेकर के कितना प्राइस लग रहा है। तो जो जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो 7.5% से बढ़ करके 8.4% हो गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मैंने इसको मिस कर दिया, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने नहीं किया तो आप कर लो। बाय एक्सक्लूडिंग टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी टॉप को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जो एवरेज फूड इन्फ्लेशन है वो 6.5% है। यानी कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है ये टॉप में है। टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो तो टॉप में चले बेबी। ठीक है, तो टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। आरबीआई और आईएमएफ ये लोग प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडिया में जो सीपीआई है ये ग्रेजुअली अलाइन करने वाला है विद द टारगेट ऑफ 4% इन फाइनेंशियल 26। तो आरबीआई और आईएमएफ, आरबीआई का टारगेट क्या है कि इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए? इन्फ्लेशन रहना चाहिए 4 ± 2%, मतलब कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%, और करीब करीब अगर एवरेज में 4% रहना चाहिए। तो वही बोल रहा है आरबीआई और आईएमएफ दोनों ये बात बोल रहा है कि फाइनेंशियल 26 में, यानी अगले साल होते होते जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 4% के करीब हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद देखते हैं अगला, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, मतलब देखो इन्फ्लेशन है प्रॉब्लम और प्राइस स्टेबिलिटी है सोल्यूशन। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ भी नहीं रहा है, प्राइस गिर भी नहीं रहा है, प्राइस ठीक है। इन्फ्लेशन हो गया मतलब प्राइस बढ़ गया, डिफ्लेशन हो गया मतलब प्राइस गिर गया। प्राइस जो है वो स्टेबल है, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा है, उसको बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग को क्या सोल्यूशन अपनाना चाहिए कि प्राइस हमेशा स्टेबल रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जा रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये फूड। ये फूड फूड की वजह से और फ्यूल की वजह से। और फूड की वजह से क्यों आ रहा है? क्योंकि वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन में किसी का हाथ तो है नहीं, मतलब उसमें कुछ हम लोग कर तो नहीं सकते हैं। बचा जा सकता है लेकिन हम लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वैरायटीज को बना ले जो कि क्लाइमेट खराब भी होने की वजह से वो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ईल्ड अगर बढ़ा ले, यानी जितना भी हम लोग का क्रॉप उग रहा है वो ज्यादा उगा है, मतलब कि मान लो कि हम 2 सीड्स डाले हैं तो 15 को हमारा अनाज उग जाए, उस टाइप से ईल्ड हम लोग उसको बढ़ा दें और क्रॉप डैमेज को अगर कम कर दें, अगर 3 काम कर देंगे तो हम लोग मैक्सिमम तौर पे अपने आप को क्या बोलते हैं उसको बचा पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी को कंटेन कर पाएंगे, रोक पाएंगे। इसके बाद हम लोग डेटा कलेक्शन को और एनालिसिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हम लोग मॉनिटर कर पाए कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, स्टॉक कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, स्टोरेज कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, और इसके आधार पर हम लोग फिर अपना इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन ले पाएंगे। करेक्ट, डन। चलो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 भी। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं कि मीडियम टर्म में हमारा आउटलुक क्या है, मीडियम टर्म में हम लोग कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 में, मीडियम टर्म आउटलुक। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, है ना। चलो समराइज कर लेते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग देखें एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट का बात करें तो गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का एक्सपोर्ट में हम लोग 6.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट का बात करें तो 11.6% का ग्रोथ हुआ है सेम पीरियड में, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ऑफ फाइनेंशियल 25।
इंपोर्ट में हम लोग 682.2 बिलियन डॉलर का हम लोग इंपोर्ट किए, जो कि 6.9% ग्रोथ हुआ है। ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर का बात करते हैं, तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में 10.2% हमारा शेयर है इन एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और इसी सेक्टर के अंदर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इस सेगमेंट के अंदर, यानी इस सेगमेंट के अंदर हमारा ग्लोबली 10.2% शेयर है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें इंडिया का कितना शेयर है, तो आप क्या बोलोगे? 10.2%? नहीं, इस समय नहीं बोलोगे यार। जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक्सपोर्ट हो रहा है इन टेलीकॉम, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीट में, सीट मतलब कि कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम और टी से टेलीकॉम, तो सीट में अगर पूछा जाए कि एक्सपोर्ट, सीट का जो एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया का कितना शेयर है, तब बोलेगे आप 10.2%। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन दिस सेगमेंट, इन सिस्ट सेगमेंट, ठीक है, इसको सिस्ट बोल देता हूँ, मजा आ रहा है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम और टी से टेलीकॉम, मजा। चलो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात करें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.2% है, जो कि कम हुआ है। कैसे कम हुआ है? हाई सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से और हाई रेमिटेंस की वजह से। कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो ये मोस्टली सरप्लस में है। क्यों? क्योंकि हमारा एफडीआई का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो हुआ है और एक्सटर्नल लोन्स भी हमारे पास आया है, रेमिटेंस भी हमारा बढ़ा है, ठीक है। एफडीआई का बात करते हैं, एफडीआई भी हमारा बढ़ा है। जो ग्रॉस एफडीआई ग्रोथ है वो 17.9% है हमारा, यानी करीब करीब 18% एफडीआई का ग्रोथ हुआ है 2024 में। अप्रैल टू नवंबर 2024 में 47.2 बिलियन यूएस डॉलर्स हमारा एफडीआई आया था, जो कि 2025 में 55.6 बिलियन आया है। अगर हम देखें लास्ट 24 ईयर्स में, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लो है एफडीआई का वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गया है। वेरी वेरी एग्जाम वर्दी नोट कि अप्रैल 2000 से लेकर के सितंबर 2024 तक हमारा लॉन्ग टर्म इन्फ्लो कितना हुआ है एफडीआई का, तो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। फॉरेस्ट रिजर्व का बात करें तो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर हमारे पास 10.9 मंथ्स के लिए इंपोर्ट करने का पैसा है, ठीक है। साथ में हम लोग के पास कितना फॉरेस्ट रिजर्व है? 640.3 बिलियन एज ऑन दिसंबर 2024, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्सटर्नल डेट की बात करें तो ये स्टेबल है, एक्सटर्नल डेट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। 19.4% है हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो। इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबली हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है और इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हुआ है। ग्लोबली आईएमएफ के हिसाब से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है वो 5.7% हो गया है 2024 में, जो कि 8.7% था 2022 में। इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% था, जो कि कम होकर के 4.9% हो गया है FY25 में। यहाँ पर हम लोग अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है ये कम हुआ है, 0.9% से कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहां पर हम लोग फूड और फ्यूल प्राइसेस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो फूड फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है? सीपीआई में जब हम लोग फूड इन्फ्लेशन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो कोर इन्फ्लेशन बन जा रहा है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन है तो फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है? तो ओवर 2 ईयर्स हम लोग का लास्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ है, जो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है और मतलब स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि हमारा वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो गया है, साइक्लोन आ रहे हैं, हेल स्टॉर्म आ रहा है, हैवी रेन्स हो रहा है, ड्रॉट्स हो रहा है, इसकी वजह से। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.5% था, जो कि बढ़ करके 8.4% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में। अगर हम लोग टोमेटो, ऑनियन और पोटेटो को छोड़ दें तो उस केस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, ठीक है। यानी कि सिर्फ टोमेटो, ऑनियन और पोटेटो को छोड़ दिया जाए तो जो इन्फ्लेशन 8.4% है वो कम होकर के हो जाएगा 6.5%। स्विच, ठीक है, ये हो गया। आरबीआई और आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया का जो सीपीआई है वो ग्रेजुअली कम होने वाला है और 4% का टारगेट में आ जाएगा बाय FY26, ठीक है। हम लोग इसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या रहेगा? मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो हो ही ना, लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबल रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा? क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वैरायटीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपना जो क्रॉप यील्डिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कम सीड्स दो और ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो। और तीसरा, क्रॉप डैमेज को रिड्यूस करो, ठीक है। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, डेटा कलेक्शन के लिए अपना क्या बोलते सिस्टम बैठाओ ताकि आप प्राइस को मॉनिटर कर पाओ, ठीक है। स्टॉक्स देख पाओ कि कहीं पर होर्डिंग ना हो रहा हो, वीट्स का, राइस का होर्डिंग ना हो रहा हो, तो इस केस में आप फूड इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखें चैप्टर 5।
चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि देखो मीडियम टर्म में हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो डी रेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ, हम लोग अगर डी रेगुलेशन करेंगे तो हम लोग का ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो इंडिया को ना 8% का ग्रोथ रेगुलर चाहिए होगा। ठीक है, 8% का ग्रोथ रेगुलर चाहिए होगा, और 10 साल तक, 20 साल तक। ठीक है, अगर हम लोग को 2047 तक विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड इंडिया बनना है, उस केस में एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 88% से रहना ही चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर 8% तो रहना ही चाहिए। ठीक है, ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या हुआ है, आईएमएफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करता है, उसमें कहा है कि इंडिया बाय FY28 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बन जाएगा। और इंडिया बाय 2030, FY2030 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बन जाएगा, इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया कि ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है। लेकिन अभी ना कुछ हार्श रियलिटी भी फेस करना है, हार्श रियलिटी से पीछे नहीं हट सकते। तो क्या क्या है हमारा रियलिटीज, ग्लोबल रियलिटीज। पहला रियलिटी है कि चाइना अभी भी डोमिनेट करता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत डोमिनेट करता है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पीछे हैं, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका ना डेटा मैं आपको एक बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा। इंडिया जो है ना सिर्फ 2.5% के करीब अभी मैन्युफैक्चरिंग करता है, और चाइना जो है ना वो 28% के करीब। देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग कितना ग्रो करने वाले हैं, 6.2% में ग्रो करने वाले हैं फाइनेंशियल 25 में। इंडिया जो है सिर्फ 2.8% ऑफ ग्लोबल शेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होल्ड करता है, एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना कितना करता है, 28.8%। चाइना के सामने तो हम लोग यार बच्चा है, बच्चा, बच्चा है तू, लाडला बच्चा। ठीक है, चलो यहाँ पर ये चीज हम लोग को मालूम चल गया कि चाइना स्टिल डोमिनेट्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। एनर्जी ट्रांजिशन हम लोग को करने में ना चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ही बैटरी बना रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी बना रहा है, सोलर पैनल जो होता है ना वो चाइना ही बनाता है। तो हम लोग वहां से क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ जाएंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन में भी चाइना पर डिपेंडेंट है, कल को फिर से कोविड आ जाएगा तो हम लोग को सप्लाई ठीक से मिल नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन देखो, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है ना, पहले ग्लोबलाइजेशन होता था तो एक देश दूसरा देश को सामान बेचता था, सामान खरीदता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सारा कंट्रीज लोग जो है ना वो आपस आपस में एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना ले रहे हैं, आपस में ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना कि ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना रिवर्स कर रहा है, कंट्रीज जो है वो स्प्लिट कर रहा है, कंट्रीज आर स्प्लिटिंग इनटू इकोनॉमिक ब्लॉक्स ड्यू टू स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न। ये क्या करेगा, ये ट्रेड को इंपैक्ट करेगा, कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, और माइग्रेशन फ्लो को भी इंपैक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ तो हम लोग समझे कि देखो भाई ग्रोथ हम लोग करने वाले हैं। आईएमएफ भी बोल रहा है ये बात कि फाइनेंशियल 28 तक हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग अभी भी आगे नहीं है, चाइना बहुत आगे है। ठीक है, और हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन में भी चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। हम लोग रेगुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग डी रेगुलेशन का इस्तेमाल करके। जो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है ना, अगर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग कर दें ना, एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर दें, और जो हमारा जो छोटा छोटा बिजनेस है, जो नया नया बिजनेस अभी चल रहा है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर दें, तो क्या होगा कि ये लोग ना नया नया इनोवेशन पे भी जाएगा, इनोवेट भी करेगा। और इनोवेट करेगा तो काफी चीज जो है हम लोग को इम्पोर्ट करना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी क्या हुआ है, सुपर कंप्यूटर हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बना लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अगर डी रेगुलेशन करने लगे तो हम लोग एमएसएमई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे हम लोग का ग्रोथ होगा। इसीलिए इसका देखो लिखा भी है, डी रेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। ठीक है, डी रेगुलेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डी रेगुलेशन के अंदर ना हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। यानी कि कुछ कुछ हम लोग ऐसा जो कंप्लायंस है, रूल्स फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को, वो रूल्स को कम कर दे रहे हैं। साथ में कभी कभी क्या होता है ना, लाइसेंस लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो लाइसेंस लेना आसान कर दे रहे हैं। अप्रूवल लेने के लिए हम लोग सिस्टम को ऑनलाइन कर दे रहे हैं कि अप्रूवल तुरंत मिल जाए, फास्ट मिल जाए। तो ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। साथ में कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, लोग बिजनेस करना आसान समझने लगे और बिजनेस में आए। बिजनेस में आएंगे तो क्या होगा कि ग्रो होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें,
इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 हम लोग लेकर के आए हैं। साथ में हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं वायबल मिडिल स्टैंड। ये मिडिल स्टैंड क्या होता है? मिडिल स्टैंड का मतलब कि मिडिल स्टैंड, मतलब मिडिल में है। मिडिल में कौन होता है? एमएसएमई होता है मिडिल। एक तो रिच रिच सोसाइटी है और एक गरीब सोसाइटी है। बीच में कौन है? बीच में है मिडिल स्टैंड। मिडिल स्टैंड में बैठा हुआ है कौन? एमएसएमई। एमएसएमई को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि एमएसएमई अगर स्ट्रांग होगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं? डीरेगुलेशन से कर सकते हैं। डीरेगुलेशन 2 फेजेस में होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा 2 फेज है? ये देखो यहाँ पे। पहला फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला फेज में हम लोग कंप्लायंस बर्डन को कम कर रहे हैं। यानी कि कंपनी को ना बहुत सारा रूल्स फॉलो करना पड़ रहा है, रेगुलेशन फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि तो अब कम फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लायंस कम कर दे रहे हैं। दूसरा, स्ट्रीमलाइंड सिस्टम्स एंड प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन। कभी कभी मान लो कि एक ही डेटा है, बार बार मांग रहे हैं, ठीक है? और मान लो कि कोई अप्रूवल है, बार बार एक ही जगह जाकर के अप्रूवल करना पड़ रहा है, सिस्टम बहुत रिडंडेंट है, रिपीटेटिव है, तो उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, ठीक है? इसका तीसरा है डिजिटाइज सिस्टम प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन देना है या इंफॉर्मेशन लेना है या अप्रूवल लेना है या परमिट लेना है, तो उस सब को हम लोग डिजिटाइज कर दिए ताकि कम समय लगे, आसानी से वो काम हो जाए। इसके बाद फिर हम लोग इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ये 4 काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? ये 4 काम हम लोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं मतलब कर लिए भी हैं। तो फेज 1 में ये काम हम लोग कर लिए। अब फेज 2 बचा हुआ है, ठीक है? फेज 2 की बात करते हैं। फेज 1 में तो ऐसा काम हो गया, फेज 2 वाला काम जो है ना अभी तक कोई हुआ नहीं है, ठीक है? फेज 2 का काम फिर होगा। और अभी हम लोग का काम तो फेज 1 का भी नहीं हुआ, फेज 2 का भी नहीं हुआ, इंटरव्यू का भी नहीं हुआ, तो हम लोग काम कर रहे हैं, है ना? चलो, पर परस्यू क्या करने वाले हैं हम लोग फेज 2 के अंदर? लिबरलाइज करना चाहते हैं स्टैंडर्ड्स को, कंट्रोल्स को, ठीक है? हम लोग यहाँ चाहते हैं कि हम लोग ऐसा नियम बनाए जो कि मिनिमम नेसेसरी हो और मैक्सिमम फिजिबल हो। मैक्सिमम फिजिबल का मतलब कि आराम से कर सकता है, प्रैक्टिकल हो, और मिनिमम नेसेसरी हो, चाहे नेसेसरी ना हो तो हम लोग ना दें। दूसरा, सेट लीगल सेफगार्ड्स फॉर इन्फोर्समेंट। अब अगर मान लो कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम बना देंगे कि वो लीगली जो है वो अपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार बोल दिया कि यहाँ पर आपका जो टैक्स लगेगा और वो 24% टैक्स लगेगा, तो आप कम से कम कहीं पर अपील कर सकते हैं कि नहीं नहीं सरकार आप गलत बोल रहे हैं, एक बार वापस चेक करिए। तो इस तरह का हम लोग लीगल सेफगार्ड बनाएंगे। इसका तीसरा है रिड्यूस टैरिफ और फीस। अगर हम लोग कहीं कहीं पर फीस ले रहे हैं, सरकार फीस ले रहा है, तो फीस को कम करेगा, ठीक है? इसके बाद रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। हम लोग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन लेकर के आना चाहते हैं, मतलब कि ऐसा रेगुलेशन बनाए जो कि रिस्क पे बेस्ड है। जिस सेक्टर में, मतलब मान लो कि एक ऐसा एरिया है, सेल्स वाला एरिया में आपका बहुत रिस्क है, तो वहां पर रेगुलेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है? मान लो कि एक ये है कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है? कस्टमर मैनेजमेंट, इसमें मान लो कि कम चाहिए, रिस्क रिस्क कम है, तो यहाँ पर रेगुलेशन भी कम रहेगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? ये टॉपिक भी हमारा मतलब डन हो गया, ये चैप्टर भी डन हो गया। चैप्टर को हम लोग समराइज करते हैं। चैप्टर का नाम है मीडियम टर्म आउटलुक, यानी कि मीडियम टर्म में हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो मीडियम टर्म में हम लोग रेगुलेशन करना चाहते हैं ताकि हमारा ग्रोथ हो सके। अगर हम लोग को विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो इंडिया को 8% का कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट रखना ही पड़ेगा, और वो भी 10 साल तक या फिर 20 साल तक। ग्रोथ प्रोजेक्शन का बात करते हैं। आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर ये बात कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, और फाइनेंशियल 30 तक इंडिया जो है वो 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ग्लोबल रियलिटीज अभी क्या क्या है? ग्लोबल रियलिटीज ये है कि चाइना अभी भी डोमिनेट करता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हम लोग सिर्फ 2.5% के करीब हम लोग ग्लोबल शेयर अचीव करे हैं, और चाइना जो है 28.8% ग्रोथ किया है, मतलब 28.8% शेयर चाइना का है। हम लोग जो है चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी। सोलर पैनल हो गया, बैटरीज हो गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप हो गया, इसके बाद फिर ये ग्रीन टेक हो गया, सबके लिए हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट है। साथ में जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, यानी जो कंट्रीज है वो आपस में अपना अपना ब्लॉक में बढ़ जा रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ग्लोबलाइजेशन रिवर्स होगा तो हम लोग जो है अपना ट्रेड में भी नुकसान पाएंगे, और साथ में हम लोग टेक्नोलॉजी को भी ले नहीं पाएंगे, अपने पास ले नहीं पाएंगे, ठीक है? डी रेगुलेशन किस तरह से हम लोग हेल्प करेगा? देखो, डी रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बिजनेस करने में जो भी रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, रेगुलेशन को कम कर दे रहे हैं ताकि बिजनेस करना आसान हो सके। ये हम लोग करना चाहते हैं, और हम लोग इंडिया का जो मिडल स्टैंड है उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मिडल स्टैंड का मतलब होता है एमएसएमई सेक्टर। तो इसको हम लोग
यानी कि जो सिस्टमेटिक डीरेगुलेशन है 2 फेज में कंडक्ट कर रहे हैं। पहला फेज हमारा डन हो गया है, जहां पर हम लोगों ने कंप्लायंस बर्डन को कम किया, जो भी सिस्टम्स है प्रोसेस को उसको स्ट्रीमलाइन किया, सारा सिस्टम को डिजिटाइज किया और इंसेंटिव दिया। अब फेज 2 चालू होगा। फेज 2 के अंदर हम लोग लिबरलाइज करेंगे स्टैंडर्ड्स को और कंट्रोल्स को, फिर लीगल सेफगार्ड्स भी लगाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो सके और लीगल बेनिफिट भी पहुंच सके, ठीक है, अपील करने का भी बेनिफिट पहुंच सके। तीसरा, जो भी टैरिफ्स है या फीस है उसको कम करेंगे और रिस्क बेस्ड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर भी हमारा हो गया। अब अगला चैप्टर को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कीप इट गोइंग। इन्वेस्टमेंट में हम लोग खर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग करते चले, ये कहना है चैप्टर 6 का। देखो चैप्टर 6 को स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहता हूं कि आप जरूर लाइक कर दो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है, दिख भी रहा होगा आपको। और मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें भी मेहनत लग रहा है, ये भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, तो जरूर कर दो एक लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं। कैपेक्स का बात करते हैं। लास्ट 5 सालों में हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बढ़ा है, 38.8% बढ़ा है, ठीक है। इन लास्ट 5 ईयर्स फाइनेंशियल 20 से लेकर 24 तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ग्रो किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इस पे। रेलवेज का बात करते हैं, तो रेलवे में जो नेटवर्क है ये भी बनते जा रहा है लगातार, ठीक है। रोडवेज में भी हमारा नेटवर्क बन रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहा है, हालांकि बहुत खराब भी हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है, 383 प्लॉट्स with 3788 acres allotted for industrial use, ठीक है। ज्यादा पॉइंट ये था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना ग्रो किया है, ये चीज जानना, ठीक है। अब पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी भी हमारा बढ़ा है। इनफैक्ट जो एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम है ये भी कम हुआ है, 48.1 आवर्स से कम होकर के 30.4 आवर्स लगा है फाइनेंशियल 25 में। क्या होता है ना, मान लो कि एक पोर्ट है जहां पर बड़ा बड़ा शिप आता है, सामान को लोड करता है और अनलोड करता है, तो जो लोड करता है अनलोड करता है समय लगता होगा, तो कितना समय लगता है, तो पहले इसमें समय लगता था 48.1 आवर्स और अब इसमें लगता है 30.4 आवर्स। क्यों कम कैसे लगने लगा, क्या अब कम सामान आने लगा? नहीं नहीं, कम सामान नहीं आने लगा, हम लोग प्रोसेस को आसान कर दिए, ठीक है। हम लोग सब कुछ बहुत सारा काम जल्दी जल्दी कर दिए, फास्ट कर दिए, अप्रूवल फास्ट हो गया, ठीक है। साथ में सिस्टम ऐसा बना दिए कि सामान उतरेगा उसको ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफर कर दिया गया कहीं और पे वेयर हाउस में, फिर वहां से कहीं और जाएगा, तो ये काम हम लोग कर दिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए वैसा। रिन्यूएबल एनर्जी का बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग 15.8% ग्रो किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 47% है, मतलब कि 47% इंडिया का जो कैपेसिटी है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है। मतलब कि मान लो कि हमको ना 100 लीटर तेल चाहिए, 100 लीटर का तेल का मतलब इक्विवेलेंट हमको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी में हम 47 लीटर जो है वो ला सकते हैं फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग ला सकते हैं 47 लीटर। वही कह रहे हैं कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 47% हो गया है, तो ये बहुत अच्छा बात है। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नाउ स्टैंड्स एट 47%, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस का बात करते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये दोनों जो है इलेक्ट्रीफाई कर दिया है 18,374 विलेज और प्रोवाइड कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी टू 2.9 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है, नॉर्मल है। डिजिटल कनेक्टिविटी का बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो 5G सर्विसेज भी रोल आउट कर दिया है सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में अक्टूबर 2024 तक, और 4G मोबाइल सर्विसेज को भी लेकर के आया है, गांवों तक पहुंचा रहा है, ठीक है, अंडर डिजिटल भारत नीति। पीआईबी में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है डिजिटल भारत नीति बताओ। इसके बाद है रूरल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी 12 करोड़ फैमिली से ज्यादा लोग जो है अब उनको टैप वाटर मिल रहा है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का बात करते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर 1.92 लाख विलेज ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है ओडीएफ प्लस अंडर द मॉडल कैटेगरी। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है कि खुले में शौच करना, तो अब खुले में शौच करने से बच गया है, खुले में आप शौच नहीं कर रहे हैं, तो हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच करने से फ्री, ठीक है। कितना इस विलेज 1.92 विलेज, अभी कितना टोटल हो गया है 3.64 विलेज, ठीक है। देखो सारा डेटा जो है ना वो अभी चेंज भी हो गया होगा, मानते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा जानते हैं,
एज पर द इकोनॉमिक सर्वे अप्रैल टू नवंबर 2024 डेटा, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओडीएफ प्लस विलेज। तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मतलब इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। जितना मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद करना ही पड़ेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं, ठीक है। देखो जो मैं अपने पेड स्टूडेंट को एमसीक्यू देता हूँ ना, और अगर आप मान लो कि पेड स्टूडेंट नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसको आप ध्यान देना बस, क्योंकि मैं जो टेस्ट बनाऊंगा वहां पर भी मैं 90% क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट वाला बोलता हूँ, वहीं से रखता हूँ, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 89 लाख अर्बन हाउस बना दिया है, ठीक है। और मेट्रो और रैपिड रेल सिस्टम जो है ये भी 29 सिटीज के अंदर ऑपरेशनलाइज हो रहा है। रियल इस्टेट के अंदर एक एक्ट पास हुआ है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रियल इस्टेट का जो रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी है आसान हो गया। स्पेस सेक्टर का बात करते हैं। इंडिया जो है अभी 56 एक्टिव स्पेस एसेट को ऑपरेट करता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का स्पेस विजन के अंदर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है जैसे कि गगनयान मिशन, चंद्रयान 4, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर सरकार ये बोल रहा है ना कि देखो अगर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही इनफ नहीं रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार खर्चा कर रहा है उसी में काम हो गया, नहीं, प्राइवेट हम लोग को खर्चा लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट क्या किया है, एक फ्रेमवर्क रेडी किया है। फ्रेमवर्क में एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसका मदद से सरकार पैसा रेज करेगा और उस पैसा को फिर इस्तेमाल करेगा इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या होता है ना कि जो भी ब्राउन फील्ड एसेट्स है यानी कि नॉर्मल या फिर आधा अधूरा एसेट्स है सरकार का, उस एसेट को सरकार लीज पे दे देता है और या फिर बेच देता है। जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसा से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो चैप्टर 6 भी हमारा डन हो गया। इसको भी हम समराइज कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं था, हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये कंटिन्यू रखो। लास्ट 5 ईयर्स में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे 38.8% हम लोग खर्चा किया। रेलवेज में हमारा नेटवर्क बढ़ा है, रोड्स में भी हमारा नेटवर्क बढ़ा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हमारा बढ़ा है। अभी जो है 383 प्लॉट्स विथ 3788 एकर्स अलॉट किया गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी का बात करते हैं तो पोर्ट में जो एवरेज कंटेनर टाइम है, एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम वो भी कम हुआ है। कितना हुआ है, 30.4 आवर्स हो गया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि 48.1 आवर था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये भी 15.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। इसके बाद इंडिया का जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी है उसका 47% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बन गया है, अच्छी बात। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिला है लोगों को 2 स्कीम्स की वजह से, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ा है, हम लोग 5G सर्विसेज लेकर के आए हैं सारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। साथ में 4G मोबाइल सर्विस भी हम लोग पहुंचा रहे हैं डिजिटल भारत निधि के अंदर। इसके बाद रूरल और सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग 12 करोड़ लोगों को टैप वाटर पहुंचाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर हम लोग 1.92 लाख विलेज को डिक्लेयर किए हैं ODF प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज। इसकी वजह से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ODF प्लस विलेज कितना हो गया है, 3.64 लाख। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 89 लाख अर्बन हाउसेस दिया गया है। मेट्रो और रैपिड रेल सिस्टम जो है ये 29 स्टेट्स में बना है और जिसमें कवर होता है 1000 किलोमीटर। रियल इस्टेट में क्या हुआ है कि रेरा एक्ट पास हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रियल इस्टेट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है और रेगुलेशन बढ़ गया है। स्पेस सेक्टर का बात करें तो इंडिया जो है करंटली 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स ओन करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं। सरकार जानता है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है ये काफी नहीं रहेगा अगर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनफ स्पेंड करना है। तो इसीलिए सरकार क्या किया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है ताकि वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी लेके आ सके। साथ में यहाँ पर सरकार जो है ना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से पैसा इकट्ठा करता है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे खर्चा करता है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या करता है, सरकार ने कुछ ब्राउनफील्ड एसेट्स को चुना है जिसको वो बेच दे रहा है या फिर लीज पर रखा है। वहां जो पैसा मिल रहा है उसको ये लोग फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहा है, उसको बोल रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसके अंदर 100 लाख प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया जाने के लिए प्लान किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 डन हो गया है, पार्ट 1 हो गया हमारा डन। तो इसको हम लोग वापस समराइज करेंगे ताकि आप वापस से ना भूलें, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक वापस समराइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग चैप्टर 7 से देखने वाले हैं, ठीक है। चलो समराइज करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। चलो समराइज करते हैं, लेकिन समराइज करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाइक कर दो दोस्त। लाइक नहीं किया क्या आपने? और कमेंट नहीं किया क्या? तो कमेंट नहीं किए नरक में सड़ोगे सालो। लाइक कर दो, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग समराइज करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि बजट के एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर इकोनॉमी का हर एक एक्सपेक्ट को कवर किया जाता है और उसके रिगार्डिंग डेटा दिया जाता है, ठीक है। साथ में इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस स्टेट में पहुंचे हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी देता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे हर एक साल पहले का होता है। जैसे बजट होता है 2025-26 का, एक साल आगे का, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का रहता है, क्योंकि डेटा जो है पीछे का देखेंगे ना, तो एक साल पीछे का नहीं 2024-25 का रहता है, ठीक है। इसको कौन बनाता है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही इसको प्रेजेंट करता है, ऑथर करता है। इस बार कौन ऑथर किया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। इसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे में 13 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में अलग अलग बात को कहा गया है। हम लोग हर एक चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का हालत क्या है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे क्या हालत है, इंडिया लेवल पे क्या हालत है। ग्लोबल लेवल में कहा गया है कि हमारा जो इकोनॉमी है 3.3% से ग्रो किया है, लेकिन आईएमएफ ने कहा था कि 5 साल में, मतलब 2024 से लेकर के 28 तक ग्रोथ 3.2% होगा, लेकिन हमारा ग्रोथ हो गया 3.3%। तो क्या कहता था आईएमएफ कि 3.2% का ग्रोथ होगा पर ईयर फॉर 2024 से लेकर 28, हम लोग का 3.3% हो गया, 1.1% ज्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल लेवल पे एक और बात मालूम चला कि जैसे ही स्विस कैनाल हम लोग का ब्लॉक हो गया, तो सप्लाई चेन रुक गया यूरोप में और एशिया में। यूरोप और एशिया में जब सप्लाई चेन रुक गया या फिर डिले हो गया, तो डिले होने की वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया। तो यूरोप में और सम पार्ट ऑफ एशिया में मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर देखो, ये जो शॉर्टकट है हमारा, स्विस कैनाल का शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट हमारा ब्लॉक हो गया था, ये शॉर्टकट हमारा ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से हमारा जो है सप्लाई चेन बड़ा हो गया, ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल आ रहा है तो ऐसे जा रहा है, सप्लाई जा रहा है तो ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ पर? यूरोप में और सम पार्ट ऑफ एशिया में। साथ में थोड़ा एक्सटर्नल डिमांड भी कम हुआ है, इसकी वजह से भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गया। ग्लोबल इन्फ्लेशन का बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। यहाँ पर आईएमएफ बोल रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन हो गया है 5.7%, ठीक है, कम हुआ है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो गया था, डिलीवरी डिले हो गया था, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया था, है ना। इसके बाद 2 इंडेक्स है, एक इंडेक्स है जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि जियो पॉलिटी में हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी का कितना अनसर्टेनिटी है, कि इकोनॉमिक पॉलिसी कितना अनसर्टेन हो सकता है। कभी क्या होगा कि यूएसए जो है पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, कभी दोस्ती कर लेगा, कभी इंडिया पर टैरिफ लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। जो अनसर्टेनिटी है इसको मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड शिकागो यूनिवर्सिटी। 2023 में इसका स्कोर था 121.7, 2024 में इसका पॉइंट है 133.6। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक जारी किया है, इसमें बताया है कि वर्ल्ड ट्रेड में कितना अनसर्टेनिटी है। तो 8.5 था स्कोर इसका, अब हो गया है 13, ठीक है। ये तो हो गया ग्लोबल लेवल पे। इंडिया लेवल पे क्या हुआ है? इंडिया लेवल पे रियल जीडीपी एस्टिमेटेड है 6.4% का ग्रो करेगा FY25 में, और FY26 में 6.3 से लेकर के 6.8 के बीच में ग्रो करेगा। जो फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है 7.3% से, रूरल डिमांड की वजह से। रूरल डिमांड कर रहे हैं, यानी रूरल एरिया के जो लोग हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं, इसलिए कंजम्पशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ा है? 7.3% से बढ़ा है। सेक्टर परफॉर्मेंस किस तरह से होने वाला है? FY25 को बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर 3.8% से ग्रो करने वाला है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% से ग्रो करने वाला है, और सर्विस सेक्टर 7.2% से ग्रो करने वाला है। इसके बाद इंडिया जो है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पीएमआई के अंदर, पीएमआई जो है ये शो करता है कि आपका जो देश है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। पीएमआई जो है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी वो 5 कंपोनेंट हम लोग चेक करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ये बता पाते हैं कि इकोनॉमी जो है एक्सपेंड करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो 5 कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है? न्यू ऑर्डर्स,
ठीक है, न्यू ऑर्डर से। नया ऑर्डर हम लोग चेक कर रहे हैं कि नया ऑर्डर कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, परचेसिंग मैनेजर से पूछ रहे हैं। तो जो परचेसिंग मैनेजर होता है बहुत सारे कंपनी में, जो कि नया नया चीज परचेस कर रहा होता है, रॉ मटेरियल परचेस कर रहा होता है, उनसे पूछते हैं कि नया ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सप्लाई डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये 5 चीज हम लोग पूछते हैं। इससे हम लोग एक मेजर ले लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। तो अगर आपका ये जो इंडेक्स है 50 से ज्यादा स्कोर दे रहा है तो आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, अगर 50 से कम स्कोर दे रहा है तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, और 50 ही स्कोर दे रहा है तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इंडिया के केस में इंडिया जो है एक्सपेंशन करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पीएमआई इंडिया का 56 से लेकर 59 के बीच में है, और सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया का पीएमआई जो है 57 से लेकर 61 के रेंज में है। तो हम लोग जो है वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन करने वाले हैं। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है, 4.9% हो गया है इन अप्रैल दिसंबर 2024 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करें तो ये भी कम हुआ है। ठीक है, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है, 8.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। एक्सटर्नल सेक्टर का बात करें तो इंडिया जो है अभी ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 7th रैंक पे आता है। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का बात करें तो डिस्पाइट ग्लोबल वोलेटिलिटी इंडिया रेजिलियंस शो किया है इन नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड का बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस डेटा ऑफ 2023-24 कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% था 2017-18 में, जो कि 3.2% हो गया 2023-24 में। रिफॉर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग डी रेगुलेशन पर काम करेंगे, यानी जो मिडिल मतलब एमएसएमई है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, डी रेगुलेट करेंगे उनको, जो रेगुलेशन उन पर लगाए हैं वो रेगुलेशन कम करेंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और वो लोग आगे ग्रो करें। ठीक है, इसको बोलते हैं डी रेगुलेशन। कुछ चैलेंजेस भी हमारे पास, जैसे कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, जियो पोलिटिकल टेंशन चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी रिस्क आ गया है। ये है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर एक तरह का ना स्नैपशॉट दिया गया है, समरी किया गया है पूरा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 के अंदर। अब चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 जो है वो हम लोग के लिए बहुत रेलिवेंट है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है ये इसमें बताया गया है। चैप्टर 2 में सबसे पहले बताया गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, टेंशन नहीं है। पिछले 12 सालों में इतना बेस्ट हालत में था ही नहीं बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर एनपीए बहुत कम हो गया है, कैपिटल बफर भी है, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी राइज हो रहा है। याद रखना कि यहाँ पर जो भी मैंने अंडरलाइन दिया है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो बैंकिंग का जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छा हो गया है, जो ग्रॉस एनपीए है वो बहुत कम हुआ है। ग्रॉस एनपीए कितना हुआ है सितंबर 2024 में 2.6% रहा है, जो कि 12 ईयर लो पे है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। साथ में बैंक क्रेडिट जो है ना वो बढ़ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, साथ में डिपॉजिट ग्रोथ भी हो रहा है, तो डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और क्रेडिट भी बढ़ रहा है, एक अच्छा साइन दिखा रहा है। इसके साथ साथ जो लगातार 2 साल में क्या हुआ है, जो क्रेडिट ग्रोथ है ना वो फास्टर है देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट जीडीपी गैप के बारे में बात किए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि जितना हमारा जीडीपी बढ़ रहा है उससे क्रेडिट जो है ना 0.3% ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अभी अभी जो बैंक है वो बिना सोचे अभी लेंड कर सकता है, ठीक है, क्रेडिट दे सकता है। कैपिटल बफर का बात करते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी 16.7% है। आरबीआई के अकॉर्डिंग 9% रहना चाहिए, और बेसल अकॉर्डिंग मतलब बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 8% रहना चाहिए कैपिटल। किसी भी बैंक में जो कैपिटल है वो 8% रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेसल। आरबीआई के अकॉर्डिंग 9% रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना 16.7% एक्स्ट्रा में रखे हैं, बचे हुए हैं। इसके बाद सीईटी वन कैपिटल 8% रहना चाहिए, उतना ही है। बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर जीडीपी रेशियो, यानी जीडीपी का कितना परसेंटेज है ना हम लोग क्रेडिट देते हैं हाउस होल्ड को, कंपनी को। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। तो एडवांस इकोनॉमी से हम लोग कम देते हैं, जैसे कि यूके, यूएस, जापान, इनसे हम लोग कम ही लोन देते हैं हाउस होल्ड को और कॉर्पोरेट्स को। और जो मोस्ट इमर्जिंग मार्केट है जैसे कि चाइना, ब्राजील, इनसे भी हम लोग कम ही क्रेडिट देते हैं हाउस होल्ड को और कंपनीज को। ठीक है, लेकिन कुछ पीयर्स हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मैक्सिको, इनके अकॉर्डिंग मतलब इनसे कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। आरबीआई का जो एफआई इंडेक्स है वो ग्रो किया है मार्च 2024 में 64.2 पे स्टैंड करता है। इसके बाद आरआरबी का नंबर, इसके बाद आरआरबी के जो ब्रांचेस है उसका नंबर्स में भी इन्हांसमेंट हुआ है। 14,494 था 2006 में, जो कि 2023 में 21,856 हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर का बात। कैपिटल मार्केट का क्या हालत है?
इंडिया का कैपिटल मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी इमर्जिंग मार्केट का कैपिटल मार्केट को। ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक में 11.1 लाख करोड़ रुपया रेज किया गया है फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। डीमैट अकाउंट में 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। 18.5 करोड़ रुपया 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट बना है। आईपीओ का बात करते हैं तो अप्रैल टू दिसंबर 2023 में 196 आईपीओ आया था, जो कि अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 259 आ गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है जीडीपी का कितना रेशियो है। तो बीएससी को देखा जाए तो बीएससी के अंदर जीडीपी का 136% है मार्केट कैपिटलाइजेशन इन दिसंबर 2024। चाइना में ये 65% है और ब्राजील में सिर्फ 37% है। इंश्योरेंस सेक्टर का बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना हमारा बहुत ग्रो करना बाकी है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है बहुत ग्रो करना बाकी है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का बात करते हैं कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हम लोग प्रीमियम में खर्चा करते हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ग्लोबल एवरेज 7% है, लेकिन इंडिया का 3.7% है, अभी बहुत कम है। फाइनेंशियल 23 में 4% था, यानी कि जीडीपी का 4% खर्चा हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम में कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल 24 में कम हो गया। ठीक है, तो हम लोग को काम करना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में। यहाँ से एक और मालूम चल रहा है कि IRDAI का जो ग्रोथ है ये बढ़ने वाला है, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं इस साल। ठीक है, अब पेंशन का बात करते हैं। पेंशन जो है ये पेंशन सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है। पेंशन सेक्टर के अंदर जो सब्सक्राइबर्स है उनका बढ़ा है, करीब करीब 783.4 लाख हो गया है। करीब करीब नहीं, इतना ही हुआ एग्जैक्ट में, तो करीब करीब हुआ है 786 खिलाड़ी भैया पेंशन सेक्टर के अंदर 786 के करीब करीब है। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2024 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। इसके बाद मर्जर सीएफए ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का स्कोर कम हुआ है। 2024 में 44 हुआ है, जो कि 2023 में 45 था, 45.9 था। इसके बाद आईबीसी का एफिकेसी का बात करते हैं। आईबीसी मतलब कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस कोड के हेल्प से हम लोग क्या किए हैं, लिक्विडेशन वैल्यू का 161% हम लोग रिकवर कर लिए हैं। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई कंपनी ऐसा डूब रहा होता है तो उसका सारा एसेट को हम लोग बेच देते हैं और फिर जो भी क्रेडिटर्स है उसको पैसा दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू, कितना पैसा आप सारा एसेट को बेच करके निकाले। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप जो है उसी कंपनी के जो डूब रहा है उसको कोई दूसरा कंपनी को बेचे, और वो कंपनी जो खरीदा है उसको, उसी कंपनी को वो बड़ा कर रहा है। जो कंपनी को बड़ा कर रहा है तो क्या हुआ कि जो वैल्यू है उस कंपनी का जो कि गिर रहा था वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लिक्विडेशन वैल्यू है उसे ज्यादा हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो आईबीसी ने क्या किया है, 161% ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू रिकवर कर लिया है। यानी अगर लिक्विडेट कर देते सीधा सीधी तो 100 रुपया अगर हम लोग का लिक्विडेट होता, 100 रुपया ही मिलता है इन्वेस्टर्स को, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 161 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है वे फॉरवर्ड में कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो हम लोग को फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट को बैलेंस करना है और फाइनेंशियलाइजेशन को भी बैलेंस करना है, यानी कि हम लोग को ओवर फाइनेंशियल मार्केट को बढ़ा नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 3 में हम लोग देखें एक्सटर्नल सेक्टर। इसके अंदर हम लोग ट्रेड देखें। ट्रेड में हम लोग एक्सपोर्ट जो है, मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों मिला करके एक्सपोर्ट जो है हमारा 6.6% से ग्रो किया है इन FY25 अप्रैल टू दिसंबर मंथ। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 11.6% बढ़ा है इन द सेम पीरियड। इंपोर्ट जो है वो 682.2 बिलियन यूएस हुआ है, जो कि 6.9% ग्रोथ को दिखाता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर कितना है, टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सेक्टर के अंदर हम लोग का ग्लोबल एक्सपोर्ट में 10% शेयर है, 10.2%। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। मैं आपको बोलता हूँ ऐसे नॉर्मली टेलीकॉम, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ही बोलते हैं, मैं इसको याद करने के लिए बोलता हूँ सिस्ट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम और टेलीकॉम। तो सिस्ट के अंदर ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है वो 10.2% शेयर होल्ड करता है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस सेगमेंट के अंदर इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.2% है ऑफ जीडीपी। ये जो है क्यों हुआ है इतना कम, हाई सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से और हाई रेमिटेंस की वजह से। इसके बाद कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट जो है यहाँ पर भी हम लोग को सरप्लस मिला है ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल 23 टू Q2 ऑफ फाइनेंशियल 25। यहाँ पर एफडीआई का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो हुआ है, इसकी वजह से एफपीआई का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो हुआ है और एक्सटर्नल लोन्स भी यहाँ पर मिला है। एफडीआई का बात करते हैं, ग्रॉस एफडीआई ग्रोथ जो है वो 17.9% देखने को मिला है एक साल के अंदर। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लो है अप्रैल 2000 से लेकर के सितंबर 2024 तक वो क्रॉस कर गया है $1 ट्रिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नोट है। ठीक है, इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं।
इंडिया के पास अभी 640.3 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसका मदद से हम लोग जो है वो 10.9 मंथ का इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आराम से हम लोग खरीद सकते हैं 11 मंथ का इंपोर्ट को। साथ में जितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है ना, इससे हम लोग इंडिया का 90% एक्सटर्नल डेट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डेट का बात करते हैं तो जितना भी जीडीपी है उसका 19.4% इंडिया ने एक्सटर्नल डेट लिया हुआ है, तो स्टेबल है इंडिया का डेट। इंडिया का डेट का सोवरेनिटी क्या बोलते हैं, रेटिंग ठीक हुआ है ना, डेट रेटिंग अच्छा हुआ है। तो कितना हुआ है वो बताओ, बीबीबी माइनस से क्या हुआ है, बीबीबी हुआ है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 4 इन्फ्लेशन का बात करते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे बात कहा गया है कि आईएमएफ के अनुसार से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है वो 5.7% हो गया है 2024 में, और 2022 में 8.7% में था। ठीक है, इंडिया का बात करें तो इंडिया में जो सीपीआई है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो भी कम हुआ है, 5.4% से कम होकर के 4.9% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 25 में, अप्रैल से दिसंबर का बात करें तो। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, कोर इन्फ्लेशन 0.9% से कम हुआ है, इसकी वजह से हम लोग का जो सीपीआई है ये भी हम लोग का कम हुआ। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब कि जहां पर हम लोग फूड और फ्यूल का प्राइस को कंसिडर नहीं करते। तो अगर मान लो कि फूड और प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको कोर इन्फ्लेशन। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फूड इन्फ्लेशन को अलग से देख लो। तो फूड इन्फ्लेशन को अलग से अगर देखेंगे तो पिछले 2 सालों में हम लोग देखे हैं कि इंडिया का फूड इन्फ्लेशन है ना, ये स्ट्रांग ही रहा है, बढ़ ही रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हमारा रुक नहीं रहा है, साइक्लोन आ रहा है, हैवी रेन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फसल है वो खराब हो जा रहा है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है। साथ में बहुत सारा वीट होता है ना, उसका होर्डिंग्स हो जाता है, जमाखोरी कर देता है, उसकी वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखा जाए तो वो 8.4% है फाइनेंशियल 25 में, मतलब कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8.4% है FY 25 में। अगर हम लोग टमाटो, ऑनियन और पोटैटो को यहाँ से हटा दिया जाए तो उस केस में फाइनेंशियल 25 में सिर्फ 6.5% इन्फ्लेशन रह जाएगा, फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, आरबीआई और आईएमएफ दोनों ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो इंडिया का सीपीआई है ये 4% का टारगेट में जाकर के अलाइन कर जाएगा इन FY 26। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म में क्या सोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का क्रॉप है उसको हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट बना सकें, यानी कि जो भी क्रॉप है वो क्लाइमेट से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, साथ में जो भी क्रॉप है वो हाई यील्डिंग दे। ठीक है, और क्रॉप डैमेज को भी हम लोग रोक सकें। साथ में डेटा को कलेक्ट करें, ठीक है, गवर्नमेंट से, और प्राइसेस को मॉनिटर करें। इसके बाद फिर स्टॉक्स को मॉनिटर करें, स्टॉक्स में कहीं होर्डिंग्स ना हो रहा हो, स्टोरेज को हम लोग देखें। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग का इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया हम लोग चैप्टर 4। चैप्टर 5 में हम लोग देखें मीडियम टर्म आउटलुक, यानी कि मीडियम टर्म में हम लोग का आउटलुक क्या है, हम लोग का नजरिया क्या है। इस सिनेरियो में हम लोग डीरेगुलेशन करना चाहते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। हम लोग अगर विकसित भारत बनना चाहते हैं ना 2047 तक, तो हम लोग को 10 साल या 20 साल तक अपना ग्रोथ रेट जो है वो 8% रखना ही पड़ेगा एवरेज में। ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना रहा है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग, आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर 30 तक इंडिया का इकोनॉमी 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तुम क्या है भाई। ठीक है, इसके बाद न्यू ग्लोबल रियलिटीज। देखो ये तो हो गया सपने देखने वाली बात, और सही भी है, आईएमएफ ने कहा है तो अच्छी बात है, और हो भी जाए तो हमारा देश महान। इसके बाद है न्यू ग्लोबल रियलिटीज। ग्लोबल रियलिटीज क्या है, चाइना जो है डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को। हम लोग को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी चाइना पर डिपेंड होना पड़ रहा है हैविली। हम लोग जो है वो कितना हम लोग करते हैं, हम लोग, एक मिनट कहाँ पर देखा था, देखो हम लोग जो है 2.8% ग्लोबल शेयर ही लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन चाइना जो है 28.8% ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यानी मैन्युफैक्चरिंग वो कितना कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मत करो इतना यार, हम लोग को भी आगे बढ़ने दो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, चाइना डोमिनेट्स द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग जो बैटरी लाते हैं, सोलर पैनल लेकर के आते हैं, सब कुछ कौन बनाता है, चाइना बनाता है, वहां से हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इसका जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिवर्स कर रहा है, कंट्री जो है ना अपना इकोनॉमिक ब्लॉक्स में स्प्लिट हो रहा है, अपना अपना ब्लॉक चुन ले रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से और स्ट्रेटेजिक कंसर्न की वजह से। इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, माइग्रेशन फ्लो पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। डीरेगुलेशन का बात करते हैं, डीरेगुलेशन से क्या होगा, हम लोग जो है अपने एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? इस पर डीरेगुलेशन करेंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है उसको कम कर देंगे, ताकि एमएसएमई जो है इनोवेट कर पाए, आगे ग्रो कर पाए और हम लोग का ग्रोथ ड्राइव कर पाए। तो डीरेगुलेशन विल ड्राइव द ग्रोथ। ठीक है। रूल ऑफ डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन से काफी हम लोग का हेल्प होता है। डीरेगुलेशन हम लोग 2 फेज में करने वाले हैं। एक फेज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक फेज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। देखो फेज 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंप्लायंस बर्डन कम करें। कंप्लायंस बर्डन यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कम कर रहे हैं, बिजनेस को बचा रहे हैं, उसको टाइम कम लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम लगेगा। दूसरा, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सिस्टम, प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन को। तीसरा, हम लोग सारा सिस्टम्स को, प्रोसेस को, इन्फॉर्मेशन को डिजिटाइज कर दे रहे हैं और इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ये सब हम लोग कर रहे हैं फेज 1 के अंदर, जो हम लोग कर चुके हैं। कुछ काम जो करना बचा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग फेज 2 में करने वाले हैं। पहला, लिबरलाइज स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स। हम लोग मिनिमम नेसेसरी और मैक्सिमम फिजिबल नॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। यानी कि ऐसा कानून लेकर के आओ, मतलब ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आओ जो कि मिनिमम हो, मिनिमम नेसेसरी हो, लेकिन वो मैक्सिमम फिजिबल हो, मतलब कि प्रैक्टिकल हो, करना प्रैक्टिकल हो। दूसरा, सेट लीगल सेफगार्ड्स और इन्फोर्समेंट। अगर मान लो कि कभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम दे दिए एमएसएमई को, तो एमएसएमई कंप्लेन कर पा रहा है, तो ये हम लोग राइट इसको दे रहे हैं। ये राइट जो हम लोग दे रहे हैं, ये क्या है? एक लीगल सेफगार्ड है। तो इस तरीके के लीगल सेफगार्ड हम लोग देंगे फेज 2 के अंदर। हम लोग टैरिफ और फीस को भी कम करेंगे, साथ में रिस्क बेस्ड रेगुलेशन करेंगे। जहां पर रिस्क है वहां पर रेगुलेशन, जहां रिस्क नहीं है रिस्क बहुत कम, रेगुलेशन बहुत कम। ठीक। इसके बाद चैप्टर 6 हम लोग देखें। इसके अंदर हम लोग देखें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ये ग्रो हुआ है 38.8%। रेलवे भी ग्रो हुआ है, रोड का नेटवर्क भी बढ़ा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बढ़ा है। पोर्ट कनेक्टिविटी में पोर्ट का जो टर्न अराउंड टाइम है ये भी कम हुआ है। यानी कि जो भी शिप आ रहा है कितना देर में वो वापस चला जा रहा है, कितना कम समय रह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम। जितना कम रहेगा किसी पोर्ट के अंदर शिप, उतना फायदा है। तो क्योंकि कोई भी शिप आता है ना, तो लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है, फिर जाता है, पेपर वर्क होता है। तो अगर हम लोग मान लो पेपर वर्क ईजी कर लिए, फास्ट कर दिए, तो फटाफट नया नया क्या बोलते हैं कंटेनर आएगा, नया नया कंटेनर आएगा लगातार, तो हम लोग का सप्लाई चेन फास्ट हो पाएगा। ठीक है। तो पोर्ट कनेक्टिविटी भी हमारा स्ट्रांग हो पाया है। रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़ा हाईलाइट, जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, उसका 47% जो है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया है। तो शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नाउ स्टैंड्स एट 47%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, इन दोनों का मदद से हम लोग 2.9 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर बिजली पहुंचाए हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G सर्विसेज सारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पहुंच गया है और 4G मोबाइल सर्विस को भी हम लोग पहुंचा रहे हैं रिमोट एरियाज में अंडर डिजिटल भारत नीति। इसके बाद जल जीवन मिशन के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को, फैमिलीज को पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर मिल गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर 1.92 लाख विलेज जो है वो डिक्लेयर हो गया है ODA प्लस, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। यानी कि अब जो लोग हैं वो खुले में शौच नहीं कर रहे। कितना विलेज ऐसा बन गया है? 1.92 विलेज बन गया है। कब? अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 तक। टोटल कितना बना? टोटल बता, टोटल 3.64 लाख। इसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 89 लाख अर्बन हाउस बना है। मेट्रो और रैपिड रेल सिस्टम भी ग्रो किया है 29 सिटीज के अंदर। रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन बढ़ गया है। स्पेस सेक्टर के अंदर करेंटली अभी इंडिया जो है 56 एक्टिव स्पेस एसेट को ऑपरेट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, सरकार को ये मालूम चल गया है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग को प्राइवेट सेक्टर से पार्टिसिपेशन लेना ही पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन रिलीज किया है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिलीज किया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत गवर्नमेंट क्या करता है, जो कि ब्राउन फील्ड एसेट्स है, आधा यूज किया हुआ एसेट्स है, उसको बेच देता है या फिर लीज पे दे देता है, वहां से पैसा इकट्ठा करता है। वो जो इकट्ठा करता है उस पैसा को लगाता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ये नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, काम आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 6 तक अच्छे से चीजों को समझ लिए, 3-4 बार रिविजन कर लिए। आई होप आपको चीजों को समझने में आसानी हुआ और याद हुआ आपको चीज। यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में कराया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करो, क्योंकि आपका एक लाइक से ही मेरा मोटिवेशन भी दुगना होता है और मेरा वीडियो का रीच भी बढ़ेगा और हमको भी खुशी मिलता है। आपका एक कमेंट जो मेरा दिन बना देता है। अच्छा अच्छा आप लोग कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ समय पहले भास्कर ने कमेंट किया था कि कैसे कर लेते हो सर आप, सब कुछ पढ़ा देते हो आसानी से, सब कुछ याद हो जाता है, एक ही बार में HDG समझ में आ गया है। तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो
तो आप कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद सब्सक्राइब करके रखो, आपको यूट्यूब से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ये पीडीएफ अगर आपको लेना है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आपको कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा, या तो पीडीएफ कोर्स के अंदर आप इनरोलमेंट ले लो, ठीक है, या तो आप स्मार्ट कोर्स के अंदर ले लो, या तो जीए कोर्स के अंदर ले लो, ठीक है, या तो जीए कोर्स के अंदर ले लो। ये जीए कोर्स है ना, जिसके अंदर हम लोग पीडीएफ भी दे रहे हैं जीए का, और साथ में हम लोग इसके अंदर टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप व्हाट्सएप करना 8340613896, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।